कहानियाँ। तीसरी माँ। रुक्मी ने द्वितीय कक्षा सबसे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर ली थी। गर्मी की छुट्टियां पड़ी। वो लू में घूमने के कारण अचानक भयंकर ज्वर से पीड़ित हो गई और नीम हकीम डॉक्टर की गलत दवा खाकर अपनी आंखों की रोशनी भी गंवा बैठी। बाद में उसके माँ पिता ने आंखों के अन्य चिकित्सकों से इलाज कराया, लेकिन उसकी दृष्टि वापस न लौटी। रुक्मी की माँ को गहरा सदमा लगा। वो बीमार रहने लगी। रुक्मी के पिता ने उन्हें बहुत समझाया और कहा, यदि आप उस अयोग्य डॉक्टर की दवा न लाती तो शायद ऐसा न होता, लेकिन ईश्वर को यही मंजूर था। हमें भविष्य का ध्यान रखते हुए रुक्मी को शिक्षित करना होगा और दृष्टि वापस लौटाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी। रुक्मी की माँ के मस्तिष्क में एक ही चिंता घर कर गई कि इसका विवाह कैसे होगा, कैसे जीवन व्यतीत होगा। उनकी इसी चिंता में रात की नींद और भूख उड़ गई थी। रुक्मी अपनी माँ से रोते हुए पूछती, माँ, क्या मैं अब कभी देख नहीं पाऊंगी? कैसे गुड़िया गुड्डों व अन्य खिलौनों से खेलूंगी? कैसे दिन और रात को देख पाऊंगी? आप ही के साथ तो मैं चिड़ियाघर देखने गई थी। वहाँ बहुत सारे जंगली जानवर और तरह तरह के पक्षी देखे थे। उनका हंसना बोलना मुझे कितना अच्छा लगा था। शीशे में अपना चेहरा देखकर हंसती थी और जब आप कपड़े पहनाती थी तो मुझे उन्हें देखकर कितनी खुशी होती थी। बोलो न माँ। रुक्मी की माँ उसे अंक में भर लेती, उसे चुप कराती और समझाती, बिटिया, तुम्हारी आंखों की रोशनी भगवान दोबारा अवश्य भेजेगा। तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। तुम घबराओ नहीं मेरी बच्ची। रुक्मी की माँ की आंखें चुप चुप गीली हो जाती। माँ के समझाने पर उसे कुछ विश्वास होता और सोचते हुए माँ से पूछती, माँ, अब मेरे साथ कोई बच्चा न खेलेगा? सब ही तो अंधी अंधी कहकर हंसी उड़ाएंगे। कौन से स्कूल में पढ़ूंगी? कैसे साइकिल चलाना सीख पाऊंगी? छोटे छोटे अनगिनत सवालों का सही उत्तर उसे नहीं मिल पा रहा था। रुक्मी की माँ बीमार होते हुए भी छाया की तरह उसके साथ साथ रहती। रुक्मी के पिता कृष्णलाल दुकानदार थे और इंटरमीडिएट तक शिक्षा प्राप्त किए हुए थे। रुक्मी के घर में दादी थी। दादा 2 वर्ष पहले चल बसे थे। रुक्मी की दादी पहले उसे प्यार करती थी, लेकिन दृष्टिहीन रुक्मी पर दादी और पिता का धीरे धीरे प्यार घटता गया। दादी मन ही मन सोचती, कैसी अभागी लड़की पैदा हुई है, जिसका न तो जन्म लेने के बाद भाई बचा और रही सही कसर इसकी आंखों ने पूरी कर दी। रुक्मी की माँ को दिल का दौरा पड़ा। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और वो कई दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद एक दिन चल बसी। रुक्मी अपनी दादी के पास रह गई थी। वो बार बार पूछती, मेरी माँ कहाँ है? वो कब आएगी? दादी कह देती, अस्पताल में भर्ती है। रुक्मी को पता न चला कि उसकी माँ चल बसी। उसके पिता और नाते रिश्तेदारों ने अस्पताल से ही अंतिम संस्कार की रस्म शमशान तक पूरी कर दी। बेचारी रुक्मी बिना माँ के रह गई। हृदय पर पत्थर रखती रही। कई दिन तक उसकी माँ जब वापस न लौटी तो वो एक दिन दादी से बोली, दादी, मुझे माँ से मिलने अस्पताल ही ले चलो, नहीं तो आज मैं न कुछ खाऊंगी और न पीऊंगी। रुक्मी की बात उसकी दादी ने अपने पुत्र को भी बताई। कुछ नाते रिश्तेदार भी शोक प्रकट करने आते जाते रहे, लेकिन रुक्मी के सामने कोई ऐसी चर्चा न करता कि उसकी माँ चल बसी है। वैसे रुक्मी की माँ की आंखें 24 घंटे के अंदर रुक्मी को भी प्रत्यारोपित की जा सकती थी, लेकिन किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी। रुक्मी के पिता ने समझाया, बिटिया, अब सच को अधिक दिनों तक छिपाया नहीं जा सकता। सच तो यह है मेरी बच्ची कि तुम्हारी आंखों की रोशनी जाने के गम में तुम्हारी माँ बीमार रहने लगी थी। रात की नींद और भूख चली गई थी। उन्हें दिल का दौरा पड़ा, अस्पताल में भर्ती कराया और वो भगवान के पास चली गई। ये कहते कहते पिता ने रुक्मी को गोद में ले लिया था। ये सुनकर रुक्मी जोर जोर से रोती रही और उस दिन उसने कुछ न खाया और न पिया। उसके पिता दुकान भी न गए। उसे दूध पिलाने व भोजन खिलाने के लिए मनाते रहे, लेकिन उसने कुछ नहीं खाया। भूखी प्यासी सो गई और रात भर माँ को सपने में देखती रही। वो सपने में बार बार बटबड़ाती, मेरी माँ, मेरी माँ। पिता को भी रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन जगी। पिता ने समझाया, रुक्मी, तुम्हें दादी के साथ ही रहना होगा। तुम्हारी मौसी, मामा, नानी भी आए थे, लेकिन तुम्हें ले जाने को कोई तैयार न था और न ही मेरे घर के लोग। तुम्हें बिना माँ के ही रहना होगा। जो भगवान करता है सब अच्छा ही करता है। इसमें किसी का कोई वश नहीं चलता मेरी बच्ची।
नन्ही से रुक्मी के तन और मन पर पहाड़ ही पहाड़ टूट पड़ रहे थे। ये पीड़ाएं ही तो ईश्वर ने उसे भाग्य में लिखकर भेजी थी, पर अब उसे संघर्ष करना था, अभी और जीना था। इसी के आगे तो झुक जाते हैं अच्छे अच्छे। 1-2 माह में रुक्मी की दादी उसकी अबूझ पहेलियां और सेवा टहल से परेशान हो गई। रुक्मी दिन में कई बार अपनी माँ की बातें करती तथा अन्य सवाल भी पूछती। एक दिन उन्होंने अपने पुत्र से कह दिया, बेटा मुझसे नहीं होती रुक्मी की सेवा टहल, चाहो तो तुम दूसरी शादी कर लो। कृष्णलाल ये सुनकर कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि मेरी माँ इतनी जल्दी हार मान जाएगी। वैसे कृष्णलाल की उम्र 30 वर्ष के आसपास थी। उन्हें भी महसूस होने लगा था कि बिना नारी के परिवार की व्यवस्था चलाना बहुत कठिन होगा। इसी को कहते हैं संसार। आदमी अतीत को भूलता चला जाता है, वर्तमान को खुशियों से भरना चाहता है और भविष्य के सपने बुनते बुनते अथाह इच्छाओं के सागर में डूब जाता है। कृष्णलाल ने अपने 1-2 मित्रों से इस बात की चर्चा कर दी कि बिना दहेज के कोई लड़की विवाह के लिए तैयार हो जाए तो देखना। कृष्णलाल के एक मित्र सतीश ने, जिनके परिचय दूसरे शहर में रहते थे, उनके 5 अविवाहित कन्याएं थीं। सतीश ने उनसे बातचीत की तथा सब स्थिति स्पष्ट कर दी। वे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। वैसे भी देवीलाल के पास देने को कुछ न था। 4 कन्याएं और भी थी विवाह के लिए। 1 माह के बाद मंदिर में फेरे पड़े और विवाह हो गया। रुक्मी की नई माँ सुनीता घर में आ गई। रुक्मी दादी के कमरे में अलग चारपाई पर सोती। जब कभी माँ की याद आती तो नींद भाग जाती और उसे अतीत की घटनाएं एक के बाद एक याद आती रहती। माँ रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध देती और जाड़ों में तो साथ में च्यवनप्राश भी मिलता। मंजन ब्रश कराती, बाद में कहती, बिटिया नींद आ रही है तो सो जाओ। वो हाँ कहती तो साफ सुथरे बिस्तर पर उसे सहलाकर कहती कि कहो ओम ओम, और वो ओम ओम कहती। तब माँ प्यार करके उसे सुलाती। गहरी नींद आ जाती जो सुबह 5 बजे के बाद ही खुलती। फिर उसे 1 गिलास सुबह को पानी पिलाती। वो सोच को भागती, फिर मुंह हाथ धोकर मंजन कर पढ़ने बैठ जाती। माँ खुद भी जाकर घर के काम में लग जाती और थोड़ी देर में ही 1 गिलास दूध, 2 बादाम व दखनी मिर्च वाला उसे देती और कहती कि इसे पीने से बुद्धि तेज होती है। माँ से कुछ पूछने की जरूरत न पड़ती, ध्यान से पढ़ती और गृह कार्य चटपट कर लेती। माँ विद्यालय के कपड़े पहनाती और अच्छी अच्छी चीजें बदल बदल कर खाने को रोज रखती टिफिन में। रिक्शे वाला आवाज देता और वो चली जाती। कक्षा के सब बच्चे उसे अच्छे लगते। उनके साथ इंटरवल में टिफिन में रखी चीजें खाती, कुछ देर खेलती। इंटरवल समाप्त हो जाता। सभी शिक्षक प्यार करते। विद्यालय के मैदान में खेलने की जगह के साथ ही कितने सारे पेड़ पौधे थे। जाड़ों के मौसम में गुलाब के रंग बिरंगे फूल मन को भाते थे। विद्यालय से जब आती थी तो माँ गोद में उठा लेती थी। विद्यालय की ड्रेस, जूता और बस्ता उतरवाकर संभाल कर रखवाती थी। बाद में उसका हाथ मुंह धुलवाकर घर के कपड़े पहनाकर खाना देती थी। उसके हाथ का खाना अच्छा लगता था। खाना खाने के बाद वो थोड़ा आराम करवाती थी। बाद में वो विद्यालय से मिला गृह कार्य करने लग जाती। अब तो उसे हाथों की उंगलियों के स्पर्श से ही धीरे धीरे अपने काम करने पड़ते हैं। नई माँ तो भोजन बनाने पर आवाज लगा देती है। वो चुपचाप खा लेती है। पिता भी उसका सुख दुख नहीं पूछते। ऐसा उसे महसूस होने लगा कि वो इस संसार की सबसे दुर्भाग्यशाली लड़की है। यथार्थ में जीवन जीना कभी कभी पहाड़ सा हो जाता है। माँ के साथ जिस बिस्तर पर रुक्मी सोती थी, अब वो उस बिस्तर पर बैठ भी नहीं सकती। कई बार नई माँ से छोटी छोटी बातों पर उसे छिड़कियां सुननी पड़ती। नई माँ ने पहले ही हिदायत कर रखी थी कि उसे ये करना है और ये नहीं, लेकिन दृष्टिहीन रुक्मी से कुछ न कुछ अनजाने में त्रुटियां हो जाती थी। एक दिन रुक्मी ने अपने बाल मन से सोचा कि आज अपने उस कमरे में जाऊं जहां अब नई माँ का बिस्तर है, जिसमें कभी वो अपनी माँ के साथ सोती थी। वो धीरे धीरे संभल कर कमरे में पहुंची थी कि अचानक पानी भरे गिलास में ठोकर लगी और पानी फैल गया। नई माँ पलंग पर बैठकर खाना खा रही थी। ढेर सारे अपशब्द कहते हुए रुक्मी के गाल पर एक चांटा मार दिया। बेचारी फर्श पर गिर पड़ी और रोती रही। माँ चीखते हुए बोली, तुझे दिखता नहीं है तो इस कमरे में कैसे चली आई? चली जा अपने उसी कमरे में। रुक्मी रोती सुबकती धीरे धीरे अपने पलंग पर पहुंच गई। दादी ने कहा, क्यों रो रही है रुक्मी? वो कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटी लेटी सुबकती रही। रात्रि के 8:30 बजे कृष्णलाल अपनी दुकान बंद करके घर आए। वैसे ही सुनीता झल्लाकर अपने पति से बोली, रुक्मी मुझे उल्टे सीधे जवाब दे रही थी।
या तो अब वो इस घर में रहेगी या मैं। 2-4 दिन पहले ही किसी परिचित ग्राहक से कृष्णलाल की बात हो रही थी कि दृष्टिहीन बच्चों का दिल्ली में विद्यालय है और उसने पता भी बता दिया। कृष्णलाल ने रुक्मी को उसके बिस्तर पर जाकर खूब डांटा। तुझे शर्म नहीं आती? माँ को उल्टे सीधे जवाब देती है। तूने अपनी माँ और भाई को पहले ही खा लिया है, क्या आप मुझे भी खाकर छोड़ेगी? रुक्मी चुपचाप सुनती रही। पता नहीं कौन उसे जीने की शक्ति दे रहा था। पूरी तरह कृष्णलाल के ऊपर सुनीता का जादू सवार था, इसलिए जैसा वो चाहती वो करा लेती। दादी ने भी नहीं कहा कि रुक्मी को क्यों डांट फटकार रहे हो, पहले रुक्मी से पूछते कि क्या हुआ। कृष्णलाल अपनी पत्नी से आकर बोले, तुम चिंता मत करो सुनीता, मैं इसे कल ही दिल्ली के अंधे बच्चों वाले स्कूल में छोड़ आऊंगा, नहीं तो ये हमें भी खाकर छोड़ेगी। सुनीता तो यही चाहती थी। वो बहुत प्रसन्न हो गई। उसने कहा, देखो जी, मैं भी दिल्ली चलूंगी, रुक्मी को स्कूल में छोड़कर 2-3 दिन दिल्ली की सैर करेंगे। हाँ, तुमने ठीक कहा, हम ऐसा ही करेंगे। बाद में दोनों साथ साथ खाना खाते रहे और गपशप करते रहे। रुक्मी की नई माँ ने ये भी हिदायत दे रखी थी कि वो सुबह सुबह उन्हें शक्ल न दिखाया करे। यदि सुबह सुबह उसकी शक्ल देख ली तो अपशकुन हो जाएगा, मुसीबतें आ जाएंगी। इसलिए बेचारी सूरज उगने से पहले ही धीरे धीरे नहा धोकर तैयार हो जाती और अपने पलंग पर बैठ जाती। वो कभी अपनी माँ को याद करती और कभी भगवान को। कपड़े भी अपने आप धो लेती, जैसे भी उससे धुल पाते। आज सुबह उसके पापा ने कहा, तुम्हें आज हमारे साथ दिल्ली चलना है, जल्दी से अपने कपड़े रखकर तैयार हो जाओ। वो तैयार तो बैठी ही थी और पापा से कहा, मैं तैयार हूँ पापा जी। रुक्मी को 2 पराठे और चाय नाश्ते में मिल गए थे, जो उसने चुपचाप खा लिए थे। रुक्मी आज कई महीनों में घर से बाहर निकली थी। उसके पापा ने उसका हाथ पकड़ रखा था। वे सब बस में बैठकर दिल्ली आए। बस अड्डे से टेम्पो में बैठकर दृष्टिहीनों के विद्यालय में आ गए। सभी औपचारिकताएं पूरी कर रुक्मी को विद्यालय में छोड़ गए। चलते समय दोनों ने रुक्मी को प्यार तक नहीं किया, बल्कि स्कूल में रुक्मी को छोड़कर इतने खुश हुए कि जैसे अपार कष्ट से मुक्ति पा गए हों। कृष्णलाल अपनी पत्नी सुनीता के साथ सैर करने में मग्न हो गए। रुक्मी नए परिवेश में आकर अपने नए साथियों के साथ जल्दी ही घुल मिल गई। रुक्मी की कक्षा अध्यापिका निर्मला जी थी। उन्होंने रुक्मी को बहुत स्नेह दिया। रुक्मी को स्वच्छंद श्वासें पाकर बहुत अच्छा लगने लगा। निर्मला जी के सौम्य और हंसमुख स्वभाव की अनुभूति बच्चों को हो जाती। कक्षा में कुल 20 ही बालिकाएं थीं, जो विभिन्न संप्रदायों और धर्मों की थी। अन्य बालिकाओं के साथ रुक्मी की पढ़ाई शुरू हो गई। शुरू में रुक्मी को थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन तेज बुद्धि की रुक्मी कक्षा में जल्दी ही सबकी प्रिय बन गई। निर्मला जी सभी बच्चों का पूरा ध्यान रखती। दिवाली, ईद, बड़ा दिन और अन्य त्योहारों पर बच्चों में अपनी ओर से मिठाइयाँ या टॉफियाँ आदि बांटती। कक्षा के सभी बच्चे खुश हो जाते। लोहड़ी और मकर संक्रांति पर तो वो मूंगफली, गजक और रेवड़ी बांटती। बच्चों को बहुत अच्छा लगता। महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर, 26 जनवरी और 15 अगस्त को तो विद्यालय में विशेष कार्यक्रम होते। विद्यालय के सभी बच्चे इसमें भाग लेते। समूह गान, एकल गान, नृत्य, नाटक, मंचन और सभी तरह के खेल होते। सभी बच्चे वाणी और स्पर्श की अनुभूति से गदगद हो जाते। अंधेरी दुनिया में वे सब अंदर अंदर उजाला अनुभव करते। निराशाओं के बादल छटने, मन में नई आशाएं लिए मंजिल की ओर बढ़ते रहते। आखिर नियति का ऐसा ही विधि विधान था, जिसमें हस्तक्षेप करना किसी के वश की बात नहीं थी। निर्मला बहन जी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को नैतिकता की शिक्षा भी देती। सभी बच्चे उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनते और कुछ बच्चे जिज्ञासावश पूछते तो वो ये समझाकर उत्तर भी उन्हें देती। वे ही तो उन्हें माँ, पिता, बहन, भाई का प्यार दे रही थी। एक दिन निर्मला जी ने कहा, प्यारे बच्चों, आप सब मुझे और प्रकृति के दृश्य देख नहीं सकते, लेकिन आप शब्द और स्पर्श से सब कुछ समझ लेते हो। ईश्वर जो चाहता है वो कर ही देता है। पूर्व जन्म में जाने अनजाने में किए गए पाप पुण्यों का हिसाब क्या अगले जन्म में मिलता है? कुछ भी किसी को पता नहीं, बस हम ऐसा मानते हैं। महापुरुष और धर्म ग्रंथ कहते हैं, अब आपको अपना जीवन प्रकाशमय बनाना है। अपने जीवन के अंधेरे में उजाला खोजना है। अच्छा सोचना है, अच्छा ही अपनी वाणी और हाथों से करना है। सब बच्चों से निर्मला जी ने पूछा, क्या कोई बच्चा दांतों से नाखून काटता है या मुंह से कपड़े चबाता है? सब बच्चों ने एक स्वर में कहा, जी नहीं बहन जी। शाबाश बच्चों। निर्मला जी ने पूछा, प्यारे बच्चों, कोई बता सकता है हमें प्रातः जगने के बाद जल क्यों पीना चाहिए? सब बच्चे चुप। लेकिन रुक्मी को अपनी माँ की बात याद थी।
उसने तुरंत खड़े होकर कहा, बहन जी, मेरी माँ कहती थी कि सुबह जाकर पानी पीने से पेट की सफाई हो जाती है और शरीर के रोग दूर हो जाते हैं। रुक्मी का सही उत्तर सुनकर निर्मला जी ने उसकी पीठ थपथपाई। रुक्मी आज बहुत खुश हुई। निर्मला जी ने पूछा, प्यारे बच्चों, रात्रि में सोने से पहले हमें क्यों मंजन ब्रश करनी चाहिए? दिव्या ने हाथ खड़ा किया और बोली, बहन जी, मेरी माँ ने बताया था कि बच्चे रात को मंजन ब्रश करके सोते हैं, उनके दांतों में कीड़े नहीं लगते, इसलिए दर्द भी नहीं होता। शाबाश दिव्या, आपने सही बताया। उसकी पीठ भी निर्मला जी ने थपथपाई। दिव्या खुश हो गई। बच्चों, एक बात और बताना चाहती हूँ कि भोजन करने से पहले आप ईश्वर का हाथ जोड़कर अवश्य ही धन्यवाद किया करें कि हे ईश्वर, तुम सबको ही खाने को देना, धरती पर कोई भी भूखा और नंगा न रहे, और बाद में प्रेम से धीरे धीरे चबा चबा कर भोजन का जलपान किया करना। इससे आपका बल और बुद्धि बढ़ेगी। जो बच्चे खाने के समय नाक मुंह सिकोड़कर भोजन करते हैं, उनकी बल और बुद्धि हमेशा कमजोर रहती है। ईश्वर ने हमें 32 दांत दिए, इसलिए सभी को एक गस्सा 32 बार चबाकर खाना चाहिए। दूध भी घूंट घूंट करके धीरे धीरे पीना चाहिए। रुक्मी को इस विद्यालय में लगभग 9 माह हो गए थे। इस बीच उसके पिता कृष्णलाल, नई माँ सुनीता और दादी ने रुक्मी की कोई खबर नहीं ली थी और न ही रुक्मी को उनकी याद आई। निर्मला जी के मधुर स्नेह और बच्चों की मित्रता ने उसके सारे दुख भुला दिए थे। अब तो उसमें एक नया विश्वास और उमंग आ गई थी। वार्षिक परीक्षा हो गई थी और परीक्षा फल भी आ गया था। रुक्मी ने कक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए थे। निर्मला जी ने रुक्मी को अपनी ओर से मिठाई और एक गुड़िया लाकर दी थी। मिठाई खाकर और गुड़िया पाकर वो इतनी खुश हुई थी, इसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। सभी बच्चों के संरक्षकों को उनके घर पर गर्मी के अवकाश की सूचना भिजवा दी गई थी। रुक्मी की कक्षा के सभी बच्चों के माँ या पिता उन्हें लेने आ गए थे, लेकिन रुक्मी ही अकेली अभागी बच्ची थी जिसको लेने कोई नहीं आया था। सब बच्चे खुशी खुशी अपने संरक्षकों के साथ जा रहे थे। आज रुक्मी बहुत उदास थी और अपनी कक्षा में बैठी सोच रही थी, रो रही थी। उसकी अपनी माँ होती तो जरूर लेने आती। अच्छे अंक देखकर पूरी न समाती, गोदी में उठा लेती, चूमती, प्यार करती, उसके लिए बहुत सारी चीजें लाती, घर में अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती। कितना अच्छा लगता। निर्मला जी को पता था कि रुक्मी की अपनी सगी माँ न होने के कारण ही उसे कोई लेने नहीं आया है। वे उसे खोजने लगी। निर्मला जी ने देखा कि रुक्मी उदास है और चुपचाप मेज पर सिर रखकर रो रही है। उसे इस दशा में देखकर उनकी पलकें भी भीग गईं, लेकिन रुक्मी को एहसास न होने दिया कि वे भी रोने लगी हैं। उन्होंने रुक्मी के भीगे चेहरे को अपनी धोती के पल्लू से पोंछा और उसे बार बार प्यार किया। रुक्मी, तुम मेरी पुत्री हो। तुम्हारा एक भाई अनुज है जो 4ठी कक्षा में पढ़ता है। अब तुम सारी छुट्टियां मेरे साथ ही मनाया करोगी। मैं आज से तुम्हारी माँ। निर्मला जी ने रुक्मी को अपने अंक में भर लिया और अपने घर ले आई। रुक्मी स्नेह का स्पर्श पाकर सारी पीड़ाएं भूल गई थी। उसे एक भाई और नई माँ जो मिल गई थी। दहलीज। कुछ नहीं बोलते, वे बस होठों पर ताला जड़ लेते थे। तब देवकी को बड़ी खींच चढ़ जाती। ये भी क्या बात हुई कि आदमी जीभ ही न खोले, बस भीतर ही भीतर फूंकते रहो, औरों को भी फूंकते रहो। भला देवकी कहाँ इतनी किसी के दिल की बात जानने वाली है कि वो किसी के भीतर घुस जाए। एक बात नहीं करेगी, सारा दिन जला देगी। कभी कभी तो देवकी का मन ही फूंक जाए। पड़ोसन केसरी भी है, उसका पति भी है, 100 बार लड़ता है, 100 बार मनाए तो मान भी जाए। अगर बादल ही न हो तो बारिश का भी क्या मजा। ऐसे बाबूजी, आप तो कभी ऊंचा नहीं बोलते, किसी और को भी ऊंचा नहीं सुन सकते, कभी किसी को टोका टाकी की, पर कुछ ऐसा इनका असर है कि कोई लड़ भी रहा हो और बाबूजी आ जाएं, तब वे लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। कभी कभी तो देवकी का दिल गदगद हो जाता है। अपने पिछले जन्मों के कर्मों को सराहती है कि ऐसा देवता स्वरूप शुद्ध सत्यनारायण पति मिला है, पर आज इनका देवत्व अपने ही घर को ग्रसने लगा है। बुजुर्गों ने कहा है, आदमी सारी दुनिया को जीत लेता है पर अपनी संतान से हार जाता है। अपनी औलाद अपने ही हाड़ मांस की उपज एक दिन ऐसी हो जाती है कि अपनी जड़ को ही नकारने लग जाती है। जब से निर्मो का ब्याह हुआ तब से इस घर को ग्रहण लग गया है। पता नहीं जमाने को क्या आग लग गई है। जमाने का ही रंग चढ़ा इस लड़के को, नहीं तो इसके मुंह के भीतर तो जुबान थी ही नहीं। कभी बाबूजी के सामने सिर गर्दन उठाकर नहीं देखा। उन्हें कुछ बोलना तो दूर
की बात थी, आज वही निर्मो अपने छोटे मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें निकाल देता था। अम्मा बाबूजी के घर ही नहीं समाती वे दिल तो बड़ा ही छोटा होता होगा। रोटी का आटा मलते मलते देवकी की आंखों में आंसू छलक आए। चादर के कोने के साथ आंसू पहुंच पर दिल में चुभ गए तीर गहरे पड़ गए। देवकी तो जनाना जात अपना दुख तकलीफ पर हल्ला कर लेती, चार निकट पड़ोसियों से दुखड़ा गा लेती, पर यूं बाबूजी तो सारा ज्वार मन के भीतर ही भीतर उबालते रहते और किसी के साथ तो क्या अपनी औरत के साथ भी दिल नहीं खोलना। पर देवकी क्या जानती नहीं, समझती नहीं। 3 साल हो गए इन्हें देखते देखते। अब भी वो पैरों की आवाज सुनते ही अंदाजा लगा लेती है आज समुद्र में कितनी आग भभक रही है। देवकी तो अनपढ़ गवार, घर बाहर कभी कुछ देखा सुना नहीं, अखबार रेडियो की खबरें नहीं समझ सकी, पर निर्मो तो पढ़ा लिखा है। इसकी लाड़ी भी अंग्रेजी की गिटगिट ले आई। बड़ी बड़ी किताबें, ग्रंथ, गणित, भूगोल, साइंस, समाज सब कुछ समझने जाने वाला पुत्र और उसकी लाड़ी अपने बाबूजी की इस पीड़ा को क्यों नहीं समझते। सब पढ़ाई पढ़े ये निपुण अपने अम्मा बाबूजी की आंखें क्यों नहीं पढ़ सकते। वे सब कुछ समझते हैं, इतना देवकी मानती है, पर समझती बूझती भी परवाह नहीं करते होंगे। देवकी की डोरी पालकी इसी घर की दहलीज पर उतरी थी। हाथों में लड्डुओं का थाल, सिर पर रीढ़े का पल्ला, छड़मड़ करती वो लाड़ी इस घर की लक्ष्मी बनकर आई थी। उसके साथ बापू ने कोई नाई, कहार, दासी, नौकर न भेजे थे। चरखे, बेलन, चकले से ज्यादा दान दहेज भी नहीं था। लक्ष्मी भी कभी अपने साथ धन के ट्रक खजाने लाती है, उसके आने पर अपने आप बरकत हो जाती है। देवकी का पैर इस घर में शुभ पड़ा था। सास, ससुर, ननद, देवर सब निहाल हो गए थे। ससुर ने कुछ सोच विचार कर ही उस गरीब घर से ये रिश्ता मांगा था। खानदान और किसे बोलते हैं। देवकी के 2 बेटे हुए। बड़ा बेटा निर्मल बड़ा लायक बच्चा था, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में सदा अव्वल ही रहा। अपने बाबूजी की बात न मोड़ी तभी तो आज इतना बड़ा अफसर बन गया, नहीं तो आजकल कहाँ मिलती है नौकरी। इनकी तो कोई बड़ी सिफारिश भी वहाँ नहीं थी। बाबूजी ने कहीं सिफारिश करनी भी नहीं थी। अपने नंबरों के जोर पर जंगलाती अफसर बन गया। विवाह भी हो गया। पहले बेटे का विवाह था, पर वैसी खुशी नहीं हुई। बाबूजी इस रिश्ते से दिल से तैयार नहीं थे, पर चुप रहे। लड़के की आंखें पड़ गए। जमाने को समझने वाले लोग ऐसे ही होते होंगे। बहू आने से बधाई मिली, पर बहू के लक्षण एक नहीं हुए। न छनमन, न घूंघट, न लाल साड़ियां, नए जमाने की नई बातें। अब बाबूजी ने कुछ नहीं कहा तो देवकी भी क्या कहती। अनपढ़ जात। बहू सामने से बोलती न काम काज को बोलती। बहू के शगुन आप बनाती रही। अपने आप गुलगुले भटूरे बनाकर आस पड़ोस में बांट आई कि बहू ने पकाए हैं। घर की मान मर्यादा इज्जत बचाने के लिए ऐसी रामलीला भी करती थी। बहू को ये घर बड़ा छोटा लगा। दूसरे दिन ही चले गए दोनों। घूम फिर कर आए, लौटकर घर नहीं मुड़े, सीधे सरकारी क्वार्टर चले गए। बस निरोमा आया अगले हफ्ते। क्या हुआ भाई, अकेला क्यों आया है? लाड़ी क्यों नहीं आई? देवकी के सभी सवालों का एक ही जवाब मिला कि ये घर छोटा था। यहाँ अलग अलग ड्राइंग रूम, बेडरूम, रीडिंग रूम की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। इस दहलीज पर यहाँ चलते चलते ठोकर लग जाती है। नक्शा बनवाने लगे हैं घर का। आज आर्किटेक्ट आने वाले हैं सांझ को। इस घर में भी तोड़फोड़ होगी, कुछ और जोड़ होगी। देवकी सुनती सुनती ठंडी हो गई थी। छोटा लड़का भीतर आया। इससे कॉलेज जाते 2 ही साल हुए हैं। आज तक जुबान नहीं खोली थी, पर आज वो भी भाई की तरफदारी में लग गया। हाँ भाई जी, आपने ठीक कहा। इस घर में पढ़ाई का एक भी पढ़ाई का कमरा नहीं था। कहीं भी पढ़ने को बैठे कुछ आनंद ही नहीं आता। सबके घरों में बदलाव हो रहा है। आप ही बनवा दो नक्शा। उस दिन देवकी सुनती रही गई। अचानक ही उसे महसूस होने लगा कि वो एक सदी पीछे लौट आई है। उसके सारे बाल एक ही झटके में सफेद हो गए। कमर झुककर कुबड़ी हो गई। ये लड़के एकदम ही इतने बड़े, इतने सियाने कैसे हो गए? कल तक तो इन्हें पजामे का नाड़ा नहीं आता था बांधना। आज घर बनाने और घर गिराने की बात करने लगे हैं। बाबूजी उस दिन पहली बार बोले थे, बेटा तू बिना स्टडी रूम के ही पढ़ लिख कर अफसर बन गया। अब छोटे को भी बन जाने दे। मेरी आंखों के सामने बैठा रहता है, न इसे नींद आती है, न मुझे ही फिक्र रहती है कि सो न गया हो। पुत्र जी कुछ बोले नहीं थे। खैर बाबूजी, आपकी मर्जी, पर आप दोष मत दो कि बहू घर क्यों नहीं आती। उस दिन
वहीं बात खत्म हो गई, पर माँ बाप और पुत्र के दिलों में दो फाड़ हो गई थी। घर में दीवार तो खड़ी नहीं हुई, पर दिल में सुराख पड़ गया था। देवकी का रोज का काम था सुबह उठना, स्नान, घर, धूप बत्ती लेकर तुलसी पूजा कर सिंदूर लगाकर दहलीज पर जाना, उस पर ताजे गोबर का घेरा लगाकर दुर्वा अक्षात्रि का फूल चढ़ाना, धूप जलाकर रोज सत्यनारायण को मत्था टेकना। हे प्रभु, इस घर में निवास करना, जान माल की रक्षा करनी, सौभाग्य की उम्र बढ़ाना, इस दहलीज पर पैर रखना, सदा इस गृहस्थ में रहना, घर बाहर घाट रक्षा करनी। देवकी का ये काम चलता रहा। बड़ा पुत्र अफसरों से बड़ा अफसर बन गया और छोटा पुत्र डिग्रियां लेकर लाता रहा। कुल पुरोहित जी आए थे। छोटे पुत्र को जो रिश्ता लेकर आए थे बड़े गांव के तहसीलदार की बेटी का था। घर में न खुशी हुई न दुख। पहले पुत्र के ब्याह से दिल खट्टा हो गया था, अब दूसरे बेटे की बारी थी। बड़े घर के रिश्ते से दुखी हो गए थे दोनों। शाम को छोटा आया। बाबूजी, उसकी जबान आज थोड़ी बदली थी। बाबूजी नहीं आए, गांव के पास खाड़ा लेने गए हैं। क्या बात है बच्चा, तू आज इतना क्यों खड़ा सा है? अम्मा देवकी यहाँ सबसे डरी रहती थी। सुना है आज तहसीलदार जी ने रिश्ता भेजा है। आपने इनकार क्यों कर दिया? क्योंकि आपने इनकार उसकी जवान कचहरी के जज सरीखे तीखी थी। इतने बड़े घर का रिश्ता भला कैसे स्वीकारते हम? तहसीलदार की बेटी कहाँ देख सकती है गौओं का घास पानी, कहाँ पूजेगी दहलीज? क्या दहलीज पूजने को आप जो हो, हमें और काम नहीं है। हम कहाँ बैठे रहेंगे सारी उम्र? पके फल आज गिरे कि कल गिरे, ये सब संभालने भी हैं अब तुम्हें। बड़े बेटे बहू से हमें कोई आस नहीं रही। अब तो एक तू ही है, एक तेरी बहू। ऐसे घर लाना जो कल को पिंड पानी श्राद्ध दिया तो दे सके। बेटे के लिए माँ बाप मनौती मानते हैं, हम भी मनौती मांग लिए हैं। तुम दोनों बच्चे एक न तो घर आना जाना ही छोड़ दिया, अब तो मुझे चढ़ाओ फांसी पर, मेरे गले मर दो कोई ढोल, तुम्हारे लिए मैं अपनी जिंदगी का गोबर बना दूं। मेरा सुख नहीं देखा गया तुमसे। ये रिश्ता आया और आपने इनकार कर दिया। बड़े राजा महाराजा हैं आप, दहेज नहीं लेना। तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी को नरक बनाने वाले? बाबूजी ने खुद नहीं लिया दहेज न सही, पर मेरी जिंदगी का फैसला तो मुझे करने दो। आप करो पूछा दहलीज की, पर हमें जाने दो इससे बाहर। अब निर्णय करना ही पड़ेगा। देवकी एक बार फिर खड़ी रह गई थी। घरौंदे में पलते पलते इन पक्षियों के पर एकदम ही इतने मजबूत कैसे हो जाते हैं कि उड़ान भरते समय वे परिंदों की तरफ एक बार भी नहीं देखते, एकदम नकार देते हैं माँ बाप को। बाबूजी ने सुना, कुछ नहीं बोले। उसका विवाह हो गया, बाबूजी की मर्जी भी हो गई, पर माँ आज भी सुबह उठकर तुलसी चौरे को पूजकर दहलीज को पूज रही है। घर में आज भी दो लोग रह रहे हैं। दोनों पुत्र अपने अपने परिवार लेकर दूर दूर बैठ गए हैं। माँ आज भी दहलीज पर शीश नवा रही है। दहलिया परमेश्वरिया एक घरा जो रसदा बसता रखेगा। घर बाहर सुख शांति देना, देश प्रदेश में सबको लंबी उम्र देना, ये दहलीज परमेश्वरी है। दादाजी की मूछ। आप चाहे से गप का नाम दे दें, किंतु ये गप नहीं है। हमारे दादाजी ने गप के लिए मूछें थोड़े ही उगाई थी। यदि उन्हें पता होता कि उनकी मूछें एक दिन महज गप बनकर रह जाएगी, तो वे सच मानिए अपनी गज भर की मूछें जड़ से उखाड़ फेंकते। अफसोस दादाजी हमारे बीच नहीं है, किंतु उनकी मूछें आज भी हमारी नजरों के सामने घूमती रहती हैं। दादाजी ने जीवन भर कभी कोई काम नहीं किया, करते भी कैसे? दोनों हाथों से तो वे अपनी दोनों मूछें संभाले रहते थे। मजाल है गंदी हो जाए, स्वयं गंदे रहें, पर मूछों को कभी गंदा नहीं होने दिया। मूछों का गंदा होना वे अपना अपमान समझते थे। मूछों में कीटाणु आदि न हो, इस हेतु वे हफ्ते में 2 बार कीटाणुनाशक औषधि से मूछों को धोते थे, और हम बच्चे उनकी मूछों के दोनों छोर पकड़कर हौले हौले हिलाकर हवा में सुखाया करते थे। अनजाने में यदि कोई इक्की दुक्की जुई उनकी मूछों में आंख मिचौली करती, तब दादाजी में शिकारियों से पैतरे जग उठते। मूछों के शरण पाने के अपराध में उन्हें मृत्यु दंड भोगना पड़ता था। दादाजी के चेहरे पर घृणा और क्रोध के भाव आते, और वे उस निरअपराध जू को चुटकी में दबा अंगूठे के नाखून पर रख दूसरे अंगूठे के नाखून से पट कर देते और विजेता से मुस्कुरा देते।
उनकी मूछों के कारण हमें ही नहीं, उनकी स्वयं की नाक और मुंह को भी अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सांस लेते तो मूछ के बाल नाक में चले जाने का भय बना रहता, कुछ खाते तो कौर में उलझ मूछ का मुंह में जाने का खतरा बना ही रहता था। कुएं और खाई के बीच लटकी हुई थी उनकी मूछें। दूध पीना तो लगभग उन्होंने छोड़ ही दिया था। पीते तो मलाई उनकी मूछों में छनकर उलझ जाती थी। और फिर क्या, मक्खियों की फौवारें। बेचारे दादाजी मक्खियां उड़ा उड़ा कर परेशान। यदि धोते तो फिर सुखाने का झंझट। सैकड़ों मक्खियां बेचारी उनकी मूछों के जाल में उलझ परलोक सिधार चुकी थी। भगवान उन दिव्यांगात्मा मक्खियों की आत्मा को शांति प्रदान करे। कबीरा खड़े हों बाजार में, सबकी खैर मांगते रहें, माखी को गुड़ में गड़ने के खतरे से सावधान करते रहें। किंतु काश वे दादाजी की मूछों के आसपास मंडराती मक्खियों को सावधान कर पाते। यदि कबीरदास जी दादाजी की मूछों पर साखियां लिखते तो कुछ ऐसी होती: माखी मूछ में फंसी रहे, पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, मूछ बुरी बतलाए। जीवन के अंतिम दिनों में वे मूछों को मफलर की तरह गर्दन में लपेट कर रखने लगे थे। पीछे लटकाते तो दो चोटी के होने का भ्रम होता, आगे लटकाते तो पैरों में उलझकर स्वयं के गिरने का भय बना रहता था। मूछों के कारण ही दादाजी की पहचान बनी हुई थी। मूछों को भी गर्व होता था कि चलो किसी बुजुर्ग व्यक्ति के उर्वर मुख पर वे लताओं सी लंबी फैलती चली जा रही हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हो चले थे। दादाजी को कई बार डरावने सपने आने लगे थे, जैसे कोई गिलहरी उनकी मूछ को तर रही है, मधुमक्खियां मूछों को अपना छत्ता समझ घुसपैठ कर रही हैं, बया चिड़िया घोंसला बनाने के लिए मंडरा रही है, खोजी पत्रकारों का दल मूछों के प्राकृतिक होने के प्रमाण मांग रहा है, शरारती बच्चे मूछ खींच खींच कर भाग रहे हैं, आदि आदि। एक बार तो उन्होंने सपने में राष्ट्रपति का टेलीग्राम मिला कि महामहिम उन्हें मुच्छड़ अवार्ड से अलंकृत करने वाले हैं। इसके बाद तो अच्छे अच्छे सपनों का तांता लग गया। कभी कोई फिल्मी नायिका उनकी मूछ छू हाय कर रही है, तो कभी कोई फिल्म निर्माता उन्हें फिल्म में ले रहा है, कभी दूरदर्शन का कैमरा टीम आ रही है, तो कभी गिनीज बुक वाले पता पूछ रहे हैं। पर सपने तो सपने ही हैं। ऐसे मीठे मीठे लुभावने सपनों ने उन्हें अपनी गिरफ्त में इस तरह जकड़ा कि उन्होंने उठने का नाम ही नहीं लिया। ऐसे सोए के सोते ही रह गए, या यूं कह दें कि सदा के लिए सो गए। दादाजी हमारे बीच नहीं रहे। मूछ उगाने, लंबी करने और संभालने के सिवा जीवन में उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। मूछों की जमा पूंजी के अलावा उन्होंने विरासत में हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। गांव के गणमान्य जो कि शव यात्रा में पधार कर मुझको मृत्युभोज के व्यंजनों के अलावा जो सलाह दे रहे थे, उनमें से एक ये थी कि बेटे, दादाजी का नश्वर शरीर पंच तत्व में विलीन होने वाला है। तो एक काम कर, दादाजी की मूछों का पंचनामा बनाकर उनकी मूछें उतार ले, अपने पास रख, कभी काम आएंगी। दादाजी की वही अति प्रिय वस्तु है। मैंने वैसा ही किया। सामने खूंटी पर जो टंगी हुई है वे दादाजी की मूछें ही हैं। चूहों, चिड़ियों, गिलहरियों से बचाते बचाते पूरा दिन हो जाता है। दादाजी की इस मनहूस विरासत ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। सभी ने छोड़ा, किंतु मूछों ने मुझे नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि बीवी को घर से निकालना पड़ा। मूर्ख कहीं की दादाजी की मूछों से बाल्टी बांध कुएं से पानी खींच कर ले आई। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। दादाजी मर गए, मूछें छोड़ गए। यदि आपको कोई ड्रामा कंपनी वाले मिले तो मेरे पास पहुंचा दे, मुफ्त में दे दूंगा, साथ में अगरबत्ती, नारियल, पूजा के पैसे भी। दावत के मजे। धर्मपुरा नामक गांव में पंडित भोजननाथ अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहा करते थे। यहाँ वहाँ पंडिताई कर प्राप्त दक्षिणा के सहारे उनका गुजारा हो जाता था। पंडित जी को अपनी दक्षिणा के साथ भोजन की ज्यादा चिंता रहती थी। प्रत्येक अवसर, चाहे शादी हो या श्राद्ध, दावतों में स्वादिष्ट पकवानों का रस स्वादन करने के लिए वे किसी भी अवसर को हाथ से न जाने देते। उनकी पत्नी ने अनेक बार समझाया था कि इस आदत के कारण उन्हें पछताना भी पड़ सकता है, पर पंडित जी भोजनाथ पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। वो अनसुनी कर देते थे। बहरहाल उनका दावतें उड़ाने का शौक बरकरार था। पंडित भोजनाथ जी घर पर हैं? पंडित भोजनाथ अभी गुसलखाने में नहाकर निकले ही थे। अचानक बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। अरे भगवान, देखो तो जरा बाहर कौन पुकार रहा है। कोई दावत का नौता तो नहीं लाया? बड़े दिन हो गए अच्छी दावत खाए हुए। पंडित जी ने अपनी धोती संभालते हुए कहा।
खोलती हूँ दरवाजा, अभी जरा ठहरो तो। लक्ष्मी पंडित जी की दावत वाली बात सुनकर जरा तेज आवाज में बोली, आपको तो हर वक्त दावतें ही दिखती हैं। मैं कहती हूँ बाज आ जाओ अपने शौक से। अरे तुम क्या जानो दावतों के मजे। अच्छा अब यहाँ खड़ी खड़ी बातें मत बनाओ, जल्दी दरवाजा खोलो। पंडित जी धोती से गांठ लगाते हुए बोले। पंडित भोजनाथ का घर यही है? दरवाजे पर खड़े व्यक्ति ने लक्ष्मी से पूछा। क्या वे घर पर हैं? हाँ, अंदर पूजा कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आते हैं, लक्ष्मी ने कहा और अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद पंडित जी बाहर आए तो उस व्यक्ति ने उन्हें नमस्कार करते हुए अपना परिचय दिया। मैं सेठ करमचंद का मुनीम दूलीचंद हूँ, पाए लागू पंडित जी। दूलीचंद ने उनके पैर छूने का उपक्रम किया। ये अलग बात थी कि वो झुका तक नहीं। खुश रहो, पंडित जी ने भी दूर से ही आशीर्वाद फेंकते हुए कहा और बोले, कहो मुनीम जी कैसे आना हुआ? पंडित जी बहुत देर से आपका मकान तलाश रहा था। दूलीचंद माथे पर हाथ फेरकर पसीना पोंछने की कोशिश करते हुए बोला। हालांकि माथे पर उसके पसीने की एक बूंद न थी। सेठ जी के घर 10 वर्ष बाद पुत्र हुआ है। 2 तारीख को उसका नामकरण है और रात्रि भोज का कार्यक्रम है। भोज का नाम सुनते ही पंडित जी की बाछें खिल गई। काफी दिनों से उन्हें दावत का न्योता नहीं मिला था। विभिन्न पकवानों की कल्पना मात्र से ही वे प्रसन्न हो उठे थे। ये तो बहुत खुशी की बात है, सेठ जी को हमारी तरफ से बधाई कहना, पंडित जी ने कहा। सेठ जी ने आपको विशेष रूप से बुलाया है। सुबह की पूजा भी आपको ही करनी है। मुझे पूजा के सामान की सूची बना दीजिए, फिर मैं चलूं। अभी बनाई देते हैं, तुम जब तक जरा जलपान करो, मैं अभी आया, कहकर पंडित भोजनाथ उठकर दूसरे कमरे में चले गए और थोड़ी देर बाद एक सामान की सूची लाकर दूलीचंद को देते हुए बोले, ये सारा सामान मंगवा लेना। लो, अब तो आपके मन की बात हो गई। बड़ी बेसब्री से दावत का इंतजार कर रहे थे। पंडित जी की दूलीचंद को छोड़कर आने के बाद लक्ष्मी ने कहा, अब खाना पकवान हमें तो यही रूखी सूखी खानी पड़ेगी। तो मैंने कब मना किया, तुम भी चला करो हमारे साथ। पंडित जी बोले, आपको दावतें आपको ही मुबारक हो, मुझे तो बस माफ करो। लक्ष्मी रसोई घर में आटा गूंदते हुए बोली। तो फिर क्यों चलती हो? जले मेरी जूती। पंडित भोजनाथ की बात ये सुनकर लक्ष्मी को गुस्सा आ गया। वो तेज स्वर में बोली, मैं फिर कहती हूँ एक दिन आप पछताओगे दावतों के कारण। पंडित जी ने सोचा इससे बहस करना बेकार है, इसे क्या पता स्वादिष्ट पकवानों के मजे। यही सोचकर वे खामोश ही रहे। दोपहर का भोजन करने के बाद अभी पंडित भोजनाथ आराम करने के लिए लेटने ही वाले थे कि अचानक बाहर से किसी ने दरवाजे की कुंडी बजाई। ओफ, इस समय कौन आ गया? जरा देर आराम भी नहीं करने देते लोग। होगा कोई तुम्हारा ही चाहने वाला जो दावत का न्योता लाया होगा, लक्ष्मी ने कटाक्ष करते हुए कहा। अरे तुम किशोरी लाल, भाई आज कैसे इतने दिन बाद भरी दोपहर में हमारी याद आ गई? किवाड़ खोलने के बाद दरवाजे पर खड़े व्यक्ति को देख पंडित भोजनाथ ने कहा, आओ अंदर आ जाओ। क्या बताएं पंडित जी, पिछले दिनों काम बहुत ज्यादा था, किशोरी लाल ने कहा। पंडित जी 2 तारीख को हमारे सेठ वीरूमल जी की लड़की की शादी है। शादी का सारा काम आपको ही करवाना होगा। किशोरी लाल ने कंधे पर टंगे थैले से निमंत्रण पत्र निकालकर पंडित जी को थमाया और चला गया। ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात हो गई। कहाँ तो दावतों का नाम तक सुनाई नहीं पड़ रहा था और अब एक ही दिन में 2 दावतों का निमंत्रण आ गया। किशोरी लाल के जाने के बाद निमंत्रण पत्र पढ़ते हुए पंडित जी बड़बड़ाए, लक्ष्मी तुम बहुत दिनों से अपने मायके जाने की कह रही थी ना, चाहो तो अब चली जाना। पंडित जी ने सोचा अब शादियों के दिन भी आ रहे हैं और ये मेरे दावतों में जाने पर टोका टाकी करेगी, इससे अच्छा है कुछ दिन अपने मायके ही भेज दूं। हाँ, अभी भैया की चिट्ठी भी आई थी कि माताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती। लक्ष्मी मायके जाने की बात सुनकर तुरंत बोली, अब तो दावतों के दिन भी आ रहे हैं, तुम्हें खाने की भी परेशानी नहीं होगी, खूब दावतों में मजे उड़ाना। पंडित जी के मन की बात लक्ष्मी भाप गई। अगले ही दिन सुबह पंडित जी ने लक्ष्मी का सामान बैलगाड़ी में रखवाया और गाड़ी वाले को समझाते हुए बोले, रामू देखो आराम से ले जाना, घर तो तुमने देखा ही है। सुनिए जरा 1 मिनट अंदर आइए। अंदर से लक्ष्मी ने पंडित जी को आवाज लगाकर पुकारा, कहो क्या बात है भाग्यवान? सब सामान गाड़ी में रखवा दिया है और रामू को भी समझा दिया है। पंडित जी अंदर आकर पत्नी से बोले, वो तो ठीक है पर देखिए रसोई का सामान खत्म होने वाला है, सब मंगवा लेना और दावतों में अनाप शनाप खाकर अपनी तबीयत मत खराब कर लेना। लक्ष्मी ने बताया। हाँ हाँ, सब ध्यान रखूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। पंडित जी ने जल्दी से कहा, अब जल्दी चलकर गाड़ी में बैठो वरना घर पहुंचने में रात हो जाएगी। पत्नी के जाने के बाद उन्हें 1-2 दावतों के निमंत्रण और आए तो उन्हें घर का सामान खरीदने की भी याद नहीं रही। 2 तारीख की सुबह उन्होंने खाना तक नहीं खाया कि कहीं वे दावत के पकवानों का छक्कर भोग लगाने से न रह जाए।
पंडित जी के समक्ष अब एक समस्या ये थी कि दोनों में से किसके घर दावत में जाया जाए। सुबह वो सेठ करमचंद के घर नामकरण संस्कार करने गए थे, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि वे दावत के चक्कर में घर पर ताला लगाना भूल आए हैं। कहीं चोर घर साफ न कर जाए, इसी चिंता के कारण वे वहां से बिना खाना खाए आ गए थे। उन्होंने सोचा दिन की सारी कमी रात को पूरी कर लूंगा। शाम के 7 बजे पंडित भोजनाथ दावत में जाने के लिए तैयार होकर घर से में ताला लगा ही रहे थे, तभी गांव के जमींदार ठाकुर बलदेव सिंह आ पहुंचे। वे 2 दिन बाद अपने घर होने वाले हवन और पूजा सामग्री की सूची मांगने आए थे। कोई और होता तो पंडित जी ऐसे समय किसी के लिए न रुकते, पर जमींदार साहब से सामने अपनी झुंझलाहट को दबाकर बोले, आपने क्यों कष्ट किया ठाकुर साहब, कल किसी को भेज देते। अपने काम के लिए क्या कष्ट पंडित जी, दरअसल कल हमारा आदमी शहर जा रहा है, हमने सोचा उसे सूची देकर पूजा का सामान भी मंगवा ले। बलदेव सिंह ने कहा, आप शायद कहीं बाहर जा रहे थे, आपको थोड़ी तकलीफ तो होगी। कोई बात नहीं ठाकुर साहब, मैं अभी लिख देता हूँ। पंडित जी अनबने मन से पुनः घर का ताला खोलते हुए बोले। मन ही मन वे ठाकुर को कोस रहे थे। सुबह से भूखे पेट रहने और अब देर के कारण उन्हें गुस्सा भी आ रहा था। सूची के बाद पंडित भोजनाथ ठाकुर बलदेव सिंह को विदा कर घर से चले तो 8 बजने वाले थे। सर्दियों के दिन थे, इसलिए गांव में अधिकतर लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। सड़कें सुनसान थी। सारा गुणा भाग करने के बाद पंडित जी करमचंद के लड़के की दावत में जाने का निश्चय किया। राम राम पंडित जी, कहाँ जा रहे हैं? सेठ करमचंद के घर लड़का हुआ है, उसकी दावत में ही जा रहा हूँ। रास्ते में गांव के रघु से मुलाकात हो गई। तुम कहाँ से आ रहे हो भाई? मैं सेठ वीरूमल के घर सामान पहुंचाने गया था, उनकी लड़की की शादी है, रघु ने बताया। पर पंडित जी, बारातियों के स्वागत और दावत का इतना शानदार इंतजाम किया है सेठ जी ने कि किसी ने क्या किया होगा, खाने में क्या नहीं है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, दोपहर से मैं वही काम में लगा था। रघु तो अपनी बात कहकर चला गया, परंतु पंडित जी के मुंह में उसकी बात सुनकर पानी आ गया। जरा रुककर वे फिर सोचने लगे कि कहाँ जाऊं, और निर्णय बदलकर अब वे वीरूमल के घर की तरफ चलने लगे। दोनों के घर एक दूसरे के विपरीत दिशा में थे, अतः आधी दूरी तक आने के बाद 1.5 गुना और चलना पड़ता, पर दावत के शौकीन पंडित जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पंडित जी अभी आधा किलोमीटर ही वापस आए थे, तभी गाँव के मास्टर दीनानाथ जी मिल गए। नमस्कार पंडित जी, कहाँ जा रहे हैं? सेठ वीरूमल की लड़की की शादी में जा रहे हैं, पंडित भोजनाथ बोले। वहाँ का कार्यक्रम तो बहुत ढीला है पंडित जी, अभी बारात का ही पता नहीं है कब आएगी, इसलिए मैं सेठ करमचंद के घर चला गया था। पंडित जी की बात सुनकर दीनानाथ जी ने बताया, वाकई दावत खिलाना तो कोई सेठ करमचंद जी से सीखे, वहाँ सारा काम समय पर हो रहा है। सेठ जी आपके बारे में भी पूछ रहे थे, आप वहाँ नहीं जा रहे? मेरी माने तो वहाँ चले जाइए। पंडित जी अब फिर असमंजस में फंस गए। दिन भर का खाली पेट और पैदल चलने के कारण बढ़ती भूख और स्वादिष्ट पकवानों का लोभ उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। कुछ देर सोचने के बाद फिर वे उल्टे पैर सेठ करमचंद के घर जाने के लिए चल पड़े। अचानक बीच रास्ते में उनके परिचित टकरा गए, जिन्होंने बताया कि सेठ वीरूमल सभी मेहमानों को 101 रुपया और 1 शॉल भेंट कर रहे हैं। दावत भी शानदार हो रही है। दावत के साथ शॉल और दक्षिणा के लोभ का वे समरण न कर सके और फिर निर्णय बदलकर सेठ वीरूमल के घर की तरफ चल दिए। इसी तरह एक से दूसरे घर जाने के चक्कर में उनका काफी समय बर्बाद हो गया। अंत में जिस समय वे सेठ करमचंद के घर पहुंचे, वहाँ दावत खत्म हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने सोचा चलो सेठ वीरूमल के घर की दावत तो मिल ही जाएगी, किंतु पैदल चलकर वहाँ पहुंचने में काफी देर हो गई थी। दावत खत्म हो चुकी थी और फेरों की तैयारी चल रही थी। अरे पंडित जी, कहाँ रहे आप? हमने आपका बहुत इंतजार किया। भोजन तो समाप्त हो चुका है, बचा हुआ नौकर ले गए, अब सुबह नाश्ता बनेगा बारात का, तब आप कर रुकिए। सेठ वीरूमल ने पंडित जी को देखकर क्षमा मांगते हुए कहा, कोई बात नहीं सेठ जी, मैं सेठ करमचंद जी के घर चला गया था, वहीं भोजन कर लिया था। पंडित भोजनाथ खिसाते हुए झूठ बोले और 1 कप कॉफी पीकर वापस घर की तरफ लौट लिए। उन्हें स्वयं पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब क्या हो सकता था। कॉफी ने कुछ देर तो भूख शांत कर दी, लेकिन घर पहुंचते ही उन्हें फिर भूख सताने लगी। घर पहुंचकर पंडित जी सीधे रसोई घर में जाकर कुछ खाने की चीज तलाशने लगे, पर ये क्या, वहाँ सारे बर्तन डिब्बे खाली थे। दावतों के चक्कर में घर का सामान लाना भी भूल गए थे। काफी देर खोजने के बाद जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने भगोनी में बचे थोड़े से दूध को गर्म किया और सोचा चलो कुछ तो काम चलेगा। इससे दूध को गिलास में कर वे ठंडा करने लगे। तभी दरवाजे से आती ठंडी हवा ने याद दिलाया कि वे दरवाजा बंद करना भूल गए हैं। पंडित जी उठकर दरवाजा बंद करने गए और जब वो वापस दूध का गिलास उठाने आए तो उनके होश उड़ गए। खिड़की के रास्ते आई बिल्ली ने सारा दूध फैला दिया था और फर्श पर पड़े दूध को चाट रही थी। गुस्से से पागल हो उठे पंडित जी ने पास रखी छड़ी उठाकर बिल्ली को मारी तो वो जोर से म्याऊं म्याऊं चीखती हुई खिड़की से भाग गई। इस दिन के बाद पंडित जी ने दावतों के मजे लेना छोड़ा या नहीं,
इसका तो हमें पता नहीं, परंतु भूख से बेहाल पंडित भोजनाथ की रात कैसे गुजरी इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। लालच और अनिर्णय की स्थिति में रहने वाले व्यक्ति का यही हर्ष होता है। दूसरी मौत। रमण के मस्तिष्क में विस्मयी प्रश्न चिन्ह विराजमान था। उसके अनंत स्थल में शोक और शुभ्रता छुपी हुई थी। मटियाले रंग की झलक उसके चेहरे पर पुती हुई थी। वो चिंता आतुर दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि कल उसे सरकारी काम की वजह से पटियाला जाना था। उसने गहरी निश्वास छोड़ी और अपने आप ही नकारात्मक ढंग से सिर हिला दिया। उसे बेहद अफसोस हो रहा था। लेश मात्र भी उल्लास उसमें नहीं था। आखिर वो क्यों चिंतित था? कारण था महीने की अंतिम तिथि। भला अंतिम तिथि में कर्मचारी के पास पैसे कहां से आए? उसने अटैची केस से बटुआ निकाला। कुल 70 रुपए देखकर उसका रंग फीका पड़ गया। अभी वो ख्यालों में गुमसुम था कि उसकी बेटी पापा पापा कहते उससे चिपट गई। पापा शहर जा रहे हैं ना आप? रमन ने उसको प्यार और स्नेह से निहारा। वो बोली, मेरे लिए एक छाता लेते आना। स्कूल से आते समय मुझे बहुत गर्मी लगती है। क्यों नहीं, जरूर लाऊंगा। वो जल्दी से कह गया, मगर उसके हृदय में खलबली मची हुई थी। फिर भी बच्चे के दिल को ठेस पहुंचाना उसके वश की बात नहीं थी। सहसा उसका बेटा निशांत बोल उठा, पापा मेरे लिए चमड़े के बूट लाना मत भूलना। इन रबड़ की चप्पलों से मुझसे नहीं चला जाता। उसी क्षण उसकी पत्नी ने रसोई में से निकलते हुए कहा, सुनो जी, पटियाला के पर्दे तथा शाही बेगमों की सिलेदार जूती बड़ी प्रसिद्ध है, लेते आना। सारे परिवार से वायदे करके वो निकल गया। बस अड्डे से बस में बैठकर मंजिल की तरफ रवाना हो गया। दफ्तर का काम समाप्त होते होते दोपहर हो चुकी थी। जेठ का महीना था। बाहर वृक्षों की पत्ती तक हिल रही थी। मैसर उमस का दिन था। प्यास के साथ साथ पेट कुछ खाने की लालसा कर रहा था। वो पेट पिपासा बुझाने के लिए एक ढाबे में घुस गया। थोड़ी देर के बाद उसके चेहरे पर उदार पूर्ति के लक्षण पड़े जा सकते थे। उसने भोजन का बिल अदा किया। अपना पर्स बड़े इत्मीनान से पैंट की पिछली जेब में डाल दिया। अभी वो कुछ थोड़ी दूर ही बढ़ा था कि उसको अपनी पिछली जेब पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। रमन ने झट से पीछे मुड़कर देखा। एक जेब कतरा उसका पर्स निकालकर भाग रहा था। रमन उसके पीछे लपका, मगर जेब कतरा उससे काफी आगे निकल चुका था। रमन वेग से उसके पीछे दौड़ रहा था। आगे अनारदाना चौक में बड़ी भीड़ थी। जेब कतरा अपनी धुन में भागता हुआ एक ट्रक के नीचे आ गया। जेब कतरे के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। चेहरा बुरी तरह कुचल गया था। उसे पहचानना असंभव था। लोगों की भीड़ मरने वाले के इर्द गिर्द खड़ी थी। पुलिस आ चुकी थी और मरने वाले की शिनाख्त की जा रही थी। जब जेब कतरे की तलाशी ली गई तो उसकी जेब से रमन का पर्स निकला, जिससे रमन का शिनाख्ती कार्ड भी था। वो हतप्रभ सा स्तंभित मुद्रा में खड़ा था। उसमें जरा भी ताकत नहीं बची थी कि कह दे कि ये उसका पर्स है। औपचारिकता के पश्चात पुलिस लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले गई। रमन को यूं लगा जैसे वो सचमुच मर गया हो और अब उसका ही पोस्टमार्टम हो रहा हो। आकिस्मत उसकी चेतना लौटी। उसने अपने हाथों से शरीर के अंगों को स्पर्श किया। उसकी धड़कन तेज तेज चल रही थी। वो पूरे होश में था, परंतु उसकी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वो चिंतित हो उठा। अब क्या होगा? उसने अपनी बुद्धि पर बल डाला। दूसरे ही क्षण उसका चेहरा गंभीर हो गया। खुशी की एक लहर उसके चेहरे पर उभरी। उसका दिल खुशी से फूल की तरह खिल गया। उसने सोचा लिया कि अब वो घर वापस कदापि नहीं जाएगा। शिनाख्ती कार्ड के अनुसार तो अब वो मर ही चुका है। वो सरकारी काम पर आया था। सरकार अपनी जिम्मेदारी पर उसकी लाश उसके घर पहुंचा देगी। ड्यूटी पर मरने वाले को मुआवजा भी काफी दिया जाता है। सरकार की तरफ से मिलने वाली उसकी जीपी फंड की रकम तथा कंसेशन की रकम से उसके परिवार का गुजारा बेहतर हो सकता है। यूनियन वाले भी तो कुछ करेंगे। वो जीवित रहकर भी क्या करेगा? बच्चों और पत्नी का उदास चेहरा वो कभी विश्वास में नहीं बदल सका। शायद छाया रमणी की पत्नी को नौकरी भी मिल जाए। वो 10वीं पास भी है। रमण का सोचना बिल्कुल ठीक निकला। लोगों तथा सरकार ने उसे शिनाख्ती कार्ड के अनुसार मृत समझ लिया। जब उसकी लाश घर पहुंची तो उसकी पत्नी तथा बच्चे दुहाड़े मार मार कर रोदन कर रहे थे। गांव के लोगों की आंखों में आंसू थे। पूरा गांव शोक में डूब गया। जब बच्चे लाश पर बिलखते हुए देखने वाले के हृदय की पीड़ा से कांप उठते थे। सजल नेत्रों से 4 बजे के करीब लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वही गांव वाले जो रमण को 10 रुपए उधार नहीं देते थे, आज सबके चेहरे पर सहानुभूति का रंग फुटा हुआ था। लोग
20 किलोग्राम अनाज तथा 50 नकद प्राप्ति घर की तरफ से अनुदान के रूप में दे रहे थे। यूनियन की तरफ से 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। सरकार की तरफ से बीमे की राशि जोड़कर कोई 70,000 रुपए दिए गए। धन का अंबार देखकर रमण की पत्नी को यूं लगा जैसे उसका पति मरा नहीं अपितु कोई लॉटरी निकल आई हो। अब तो रमण की जगह उसे नौकरी भी मिलने वाली थी। देखते ही देखते रमण का कच्चा मकान कोठी की शक्ल में बदल गया। छाया को नौकरी मिल गई। 20,000 रुपए उसने फिक्स डिपॉजिट करवा दिए। बच्चों को उसने अंग्रेजी स्कूल में भर्ती करवा दिया। दूसरी तरफ रमण सोच रहा था कि अब वो क्या करे, कहाँ रहे और किधर जाए। क्या उसे यहाँ कहीं प्राइवेट नौकरी लेनी चाहिए? नहीं, इस तरह वो कभी न कभी पहचाना जा सकता है। तब क्या करे? एक प्रश्न चिन्ह उसके दिमाग में कूदने लगा। वो सिर पकड़कर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। एकाएक साधु समीप से गुजरा। रमण का मस्तिष्क क्रियाशील हो उठा। अपने प्रश्न का उत्तर उसे मिल गया था। क्यों न वो भी साधु बन जाए। हिंदू समाज में साधु महात्माओं को बड़ी श्रद्धा से देखा जाता है। कम से कम वो भूखा तो नहीं मर सकता। सबसे पहले वो एक गुरुद्वारे में लंगर खाता रहा। फिर उसने शिव मंदिर में 2 दिन काटे। बाद में शेरा वाली धर्मशाला में 3 दिन गुजारे। इस अवधि में उसके वस्त्र बड़े मैले कुचले हो चुके थे। उसकी दाढ़ी भी बढ़ गई थी। देखने वाले सचमुच उसे साधु समझ रहे थे। अब तो उसने साधुओं वाले कपड़े, हाथ में लोटा और बदन पर कंबल ओढ़ रखा था, जो उसे एक श्रद्धालु द्वारा दिया गया था। अपने देश के हर पवित्र धाम की उसने यात्रा कर ली थी। कुरान शरीफ, रामायण, गुरबाणी उसको जुबानी याद हो गई थी। साधु बने उसे 10 वर्ष का अंतराल हो चुका था। उसकी दाढ़ी भी अब सफेद हो चुकी थी। उसका फुर्तीला शरीर ढल चुका था। जब वो घर से निकला था तब उसका लड़का 12 वर्ष का था और उसकी लड़की 8 वर्ष की थी। अतीत की स्मृतियां उसे सताने लगी। विरह की तड़प उसे घसीट कर गाँव तक ले आई। जिस दिन रमण अपने गाँव पहुंचा उस दिन उसके लड़के की बारात जा रही थी। आमंत्रित लोग सहभोज से निर्वृत्त होकर उसके घर से लौट रहे थे। महात्मा ने द्वार पर खड़े होकर भिक्षा के लिए अलख जगाई। उसकी पत्नी बाहर निकली और कहने लगी, अंदर आ जाइए महाराज, प्रसाद खाकर ही जाइए। आज बड़ा भाग्यशाली दिन है। मेरे बेटे की आज बारात जा रही है। साधु ने बड़ी नशीली चितवन से उसका चेहरा निहारा। वो मृग तृष्णा के भंवर में अटक कर रह गया। आसपास के वातावरण की उपस्थिति को देखकर वो सजग हो उठा और बोला, युग युग जिए तेरा लाल, बुलंदर तकदीर का मालिक बने। उसने देखा उसका पुत्र सुंदर नवयुवक बन गया था। फिर उसकी नजरें अपनी बेटे पर पड़ी जो लंबाई में अपनी माता से बढ़ गई थी। साधु का मन रहस्यमय मुस्कान से खिल उठा। खाना खाते समय भी साधु गर्वमयी विजय अनुभव कर रहा था। तदुपरांत वो उठकर गांव की कुटिया की तरफ बढ़ गया। रमण की पत्नी ने उसे पहचान लिया था। उसके दिमाग में रमण घूमने लगा। वो तो मर चुका था। संदेह की परतें गहरी होती चली गई। ये कोठी, ये शान, मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी। रमण पकड़ा जाएगा तब। संदेह और धन के लालच में भोजन में जहर मिलाकर ले गई। प्रातः जब लोगों ने देखा तो साधु कुटिया में मरा पड़ा था। धर्म की कीमत। सुबह से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पहाड़ों पर दूर जहां भी नजर जा रही थी वहां धुंध के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। पहाड़ के ऊपर धुंध ऐसे लग रही थी मानो किसी ने छत पर रजाई की रुई उधेड़कर सुखाने डाल दी हो। पंडित रामलाल परेशान से अस्पताल के बरामदे में इधर उधर घूम रहे थे। वो कितने परेशान थे ये तो उनके घूमने की चाल से ही पता चल रहा था। परेशानी का कारण बंद न हो रही बारिश थी। विवाह के 4 बरस बाद बड़ी मुश्किल से उनके घर लक्ष्मी के रूप में बेटी हुई थी। अब तो गांव वालों के मुंह में जो आता वे उनकी बहू के बारे में बकने लगे थे। वैसे भी लोगों के मुंह पर ताले तो नहीं लग सकते। कभी कभी तो पंडित रामलाल को लगता कि अब शायद ही उनकी बहू के संतान हो। बीच बीच में रिश्तेदार भी बेटे की दूसरी शादी करवाने की दबे मुंह सलाह देने लगे थे। पर उनका लड़का था जो कि चुपचाप सबकी सुनता रहता। पंडित रामलाल ने कलाई में बंधी घड़ी देखी 8:30। वो इस अंधेरे में हिम्मत रखे हुए थे अगर बारिश थम जाए तो गांव से अपनी बहू को लेकर 1 घंटे में वापस अस्पताल पहुंच जाएं। पर बारिश रुके तो सही। तभी तो उनका मन हुआ कि भीगते हुए ही अंधेरे में गांव निकल पड़े। पर अंधेरा होने की वजह से वे भी नहीं कर सके। बड़ी परेशानी थी, क्या करें क्या न करें। ज्यों ही पैर पांव से बाहर जाने को किया ही था कि पीछे से उनकी पत्नी बहू के पास से बाहर आ गई। अब क्या करें, क्या करना है क्या नहीं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। पंडित रामलाल ने अपने सिर की टोपी उठाई और सिर खुजलाते हुए बोले, नर्स कह रही है कि बच्चे को माँ का दूध देना बहुत जरूरी है। अगर तुम चाहो तो
एक बार ना कह दिया तो कह दिया। हमारे पास अब धर्म के सिवाय और बचा भी क्या है। मैं अभी गांव जाकर भाई की बहू को, पर इस अंधेरे में बारिश में तुम बहू के पास भीतर जाओ, बस क्या करना क्या नहीं करना है ये देखना मेरा काम है। ये बोलकर दोनों हाथ पीछे करके बरामदे में घूमने लगे, पर कमबख्त समस्या का समाधान नहीं था। रामेश्वरी ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो ये कहते कमरे के भीतर चली गई, गांव से बाहर जाते रात और भयंकर बारिश में 10 बार सोच लेना, ये खतरे से खाली नहीं है। पंडित रामलाल का बेटा फौज में आजकल जम्मू कश्मीर में है। लड़के को वैसे तो बता दिया गया था कि उसकी घरवाली के बच्चा होने वाला है, हो सके तो छुट्टी लेकर घर आ जाए, पर बॉर्डर पर तनाव के कारण उसे छुट्टी नहीं मिल पाई थी। बस इसी वजह से पंडित रामलाल को अपनी बहू को छोटे अस्पताल में प्रसूति के लिए लाना पड़ा, नहीं तो लड़का खुद देखता। उसने तो साफ साफ सोचा था कि उसकी घरवाली के पहला लड़का होगा, कोई मुश्किल न आए इसलिए शिमला के बड़े अस्पताल में जाकर डिलीवरी कराएंगे। जो ही रामेश्वरी भीतर कमरे में आई तो बहू के साथ लेटी बच्ची भूख से रो रही थी। नर्स ने अनेक दवाइयां दी, पर पूनम बहू के दूध नहीं आया। साथ वाले कमरे में उन्हीं के गांव की दलित कनकू के भी लड़का हुआ था। पूनो, हाँ माँ जी। फिर रामेश्वरी ने पूछा तो पूनम निराश होकर बोली, नहीं माँ जी नहीं, दूध नहीं आ रहा, और इधर नर्स कह रही है कि बच्चे को माँ का दूध देना बड़ा जरूरी है। तो इस मुई बारिश को भी आज ही होना था, सुबह से रुकने का नाम नहीं ले रही। तेरे ससुर कब से बाहर खड़े हैं कि कब कैसे बारिश थमे, और वो बच्ची को भूख से रोती सुनकर दूसरे बिस्तर पर अपने बच्चे के साथ लेटी कनकू का कई बार मन हुआ कि उठकर पूनम के बच्चे को दूध पिला दे, पर वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उस वक्त कनकू अकेली थी। उसका पति दवाई लेने बाजार गया था। बाजार गया भी उसे बड़ी देर हो चुकी थी। लड़का होने की खुशी में पड़ा होगा पीकर 2-4 दोस्तों के साथ। अब क्या होगा। पूनम ने रोते हुए बच्चे को सीने से चिपका लिया तो रामेश्वरी का भी रोना निकल गया। बुरा न मानो तो एक बात कहूं माँ जी। बोलो। कुछ नहीं। पता नहीं किस डर से पूनम दिल ही की बात दिल में ही दबा गई। बाहर एक बार फिर जोर से बिजली कड़की। बोलो तो सही, तो बोलते बोलते रुक क्यों गई। नहीं माँ जी, कुछ नहीं, कहकर पूनम बच्ची को सुलाने की कोशिश करने लगी, पर बच्ची थी कि कुनमुनाती हुई 5 घंटे से माँ के दूध रूपी अमृत की पहली बूंद का इंतजार कर रही थी। पूनम को तब पहली बार अपनी बेबसी पर रोना आया। तभी एकदम पंडित रामलाल भीतर आ गए। भूख से बालिका को और रोते देखना उनसे सहा नहीं जा रहा था, पर करते भी तो क्या। सुन, कुछ हुआ। रामलाल ने आंखों के इशारे से पूछा। कुछ नहीं। बोलते बोलते उनकी आंखों से आंसू निकल आए। अब इस बच्ची की किस्मत, बचना होगा तो बारिश थम जाएगी, ऐसा बुरा तो न कहो। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, बोलकर रामेश्वरी ने दोनों हाथ जोड़ दिए। बिस्तर पर लेटी पूनम का भी रोना निकल गया। इस मुई बारिश को भी आज ही होना था। पंडित रामलाल मन महसूस कर बिस्तर के साथ लगे स्टूल पर बैठ गए। कुछ देर चुप रहने के बाद फिर बोले, अच्छा मैं जैसे तैसे घर जा ही के आता हूँ। एक बार फिर जोर का बादल गरजा। देख नहीं रहे क्या, बाहर बादल दिल चीरने वाली आवाजें कर रहा है। ऐसे में पागल हुए हो क्या। तो कुछ और भी नहीं हो सकता। रामलाल ने दूसरे बिस्तर पर झांका तो कनकू और उसका बेटा आराम से सोए थे। रामलाल के मन में ईर्ष्या जागृत हुई। बुरा न मानो तो एक काम करते हैं। एक बार फिर बाहर जोर की बिजली कड़की। क्या कहा तूने। बिजली इतनी जोर से कड़की कि उसकी चमक और कड़क से रामलाल का कलेजा ही छलनी हो गया। कुछ खास नहीं। रामेश्वरी पंडित रामलाल से अपने मन की बात करने से डर गई। रामलाल पंडित फिर उठे और कमरे में घूमने लगे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या न करें। और दूसरे किनारे बहू पूनम और उसकी बेटी लेटे लेटे ही नींद में थी। सास रामेश्वरी का हाल तो पिछले 2 दिनों से बुरा था। तू नर्स को उठाकर ले आ, उससे कहे कि पूनम को कोई ऐसी दवाई दे जो इसे दे रखी है। पर बिस्तर पर पूनम के साथ लेटी बच्ची भूख से और भी रोने लगी थी। इसे दूसरा दूध क्यों नहीं दे देते, पंडित रामलाल ने सुझाया। नर्स ने कहा, औरत दूध भारी होता है इसलिए। तो 1 मिनट रुक, बोलकर रामलाल पंडित बाहर गए और पूर्व की दिशा में आसमान में बार बार बिजली चमक रही थी, पर प्रभु की कृपा बारिश अब थमने लगी थी। रामलाल ने छोटे अस्पताल के बरामदे में खड़े खड़े बत्ती जलाकर कलाई की घड़ी देखी तो 9:30 बज रहे थे। आखिरकार उन्होंने गांव निकलने का फैसला किया। रामेश्वरी को वो बिना कुछ बताए चुपचाप गांव की ओर भागते हुए भगवान का नाम लेते निकल पड़े।
उधर पूनम की बच्ची ने फिर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। पूनम और रामेश्वरी दोनों परेशान हो गई। रामेश्वरी आनंद फानन में बगल में बने सरकारी क्वार्टर में से नर्स को बुला लाई। बच्ची को देखकर नर्स बोली, बच्ची को बहुत भूख लगी है, पर तो ऐसा क्यों नहीं करते कि बच्ची को कनकू का ही दूध पिला दो। बच्ची को कब तक भूखा रखोगे? मैं तुम्हें बोलते बोलते थक गई हूँ, पर तुम तो नर्स जी, हम पंडित हैं और कनकू तो बच्ची से हाथ धोना चाहते हो। बच्ची और भी जोर से रोने लगी तो रामेश्वरी कांप गई। तभी एकाएक कनकू अपने बिस्तर से उठी और पूनम के पास जाकर बोली, बहन दे बच्ची को, मैं दूध पिला दूं। दूध में तो कोई जाति नहीं मिली होती। पूनम ने एक बार कनकू की ओर देखा और दूसरी बार अपनी बेटी की ओर। रामेश्वरी न जाने किस उधेड़-बुन में लगी थी कि नर्स ने पूनम के पास से बच्ची उठाई और कनकू की गोद में दे दी। 10 मिनट तक कनकू का दूध पीने के बाद बेटी चुपचाप सो गई। कनकू ने बच्ची को अपनी गोद से उठाकर पूनम के बिस्तर पर रख दिया। रामेश्वरी कभी अपनी चुप हुई बच्ची को देख रही थी तो कभी अपने बिस्तर पर चैन से लेटी कनकू की ओर। गांव को जाने वाला रास्ता पूरी तरह पानी से भरा हुआ था। अंधेरे में हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। अभी पंडित रामलाल आधा किलोमीटर ही चले थे कि आगे नाला पड़ गया। नाले में इतना पानी था कि जो ही दायां पांव आगे किया, पानी एकदम कमर तक आ गया। वो चाहकर भी दूसरा कदम आगे नहीं बढ़ा पाए। बड़ी देर तक वहीं पत्थर पर बैठे सोचते रहे, अब क्या करें। बीड़ी फूंक कर वापस आ गए। रामलाल वापस छोटे अस्पताल पहुंचे तो सिर से पैरों तक भीग चुके थे। रामेश्वरी बरामदे में खड़ी परेशान थी। जब रामलाल दिखाई पड़े तो जान में जान आई। कहाँ चले गए थे? बस यूं ही क्या, कम से कम हमें तो बता कर जाते। मैं यहाँ चिंता के मारे मर रही थी। भीग कर कहीं बीमार हो गए तो? रामलाल पंडित बिना कुछ बोले अपने गीले कपड़े निचोड़ते रहे। देखो तो कितना भीग गए हो। भीग गया तो क्या हो गया, मर तो नहीं गया। बच्ची सो गई क्या? हाँ। पूनम के दूध उतर आया? नहीं। तो बस सो गई। नर्स आई थी, बच्ची ने रो रो कर बुरा हाल कर दिया था तो उसे दूध किसने दिया? छोड़ो ये बात, अंदर चलो और हीटर के पास बैठकर कपड़े सुखा लो। पंडित रामलाल अपने भीगे सिर के बालों को झाड़ते हुए कमरे के अंदर गए। पूनम को बिस्तर पर चुपचाप सोया देखकर पंडित रामलाल अपनी सारी चिंताएं भूल गए। बच्ची को सोया देखकर उन्हें बड़ा चैन मिला। वो बच्ची के सिर पर हाथ फेरने वाले ही थे कि रामेश्वरी ने उन्हें रोका। ठंडे हाथ से मत छू, बीमार हो जाएगी। पूनो, किसका दूध दिया इसे? पंडित रामलाल ने पूछा तो वो कुछ बोलने के बदले अपनी सास का मुंह देखने लगे। कुछ बोलती क्यों नहीं, किसी का भी दिया है। बच्ची की जान तो बच गई। पहलिया क्यों बुझा रही हो? रामेश्वरी साफ साफ क्यों नहीं बताती? पंडित रामलाल गुस्सा होने लगे थे। बस यही समझ लो कि जिंदगी और मौत के बीच लड़ते लड़ते ये झूठा धर्म किनारे रखना पड़ा। वो रख दिया। वैसे भी माँ का दूध तो एक जैसा ही होता है। क्या मैं तो क्या ये सुनकर पंडित रामलाल कनकू के बिस्तर की ओर गए, जहाँ सब कुछ भूलकर अपने बेटे को छाती से लगाकर सोई हुई थी। उसके पैर छुए और हीटर के आगे बैठकर अपने कपड़े सुखाने लगे। नानी ने दांत खाए। परवीन की अम्मी अपने प्रतिदिन के समय पर स्कूल चली गई थी। पहला पीरियड उनका खाली था। वो अन्य शिक्षाओं के साथ बैठी कुछ काम कर रही थी कि परवीन भागते हुए वहां पहुंची और बोली, अम्मी अम्मी, वो नानी, क्या हुआ उन्हें? परवीन की अम्मी घबरा गई। परवीन अपनी सांसों पर काबू पाकर बोली, नानी ने दांत खा लिए। दांत खा लिए? क्या कह रही हो? परवीन की अम्मी के आश्चर्य की सीमा न रही। नानी ने दांत साफ किए और नाश्ता किया। नाश्ता करके एक केला खाया, उसके बाद कुल्ला करना चाहा तो दांत गायब थे। नानी कहती है वो जरूर केले के साथ पेट में चले गए हैं। दूसरी शिक्षिकाएं हंसने लगी। वो सब प्रवीण की नानी की मजेदार हरकतों को जानती थी। बुढ़ापे में उनकी बचकानी बातें सबके मनोरंजन का साधन बन जाती थी। उन्होंने प्रवीण की मम्मी से विवरण पूछा। वो बोली, अम्मा की 2 दाढ़ें नकली हैं, साफ करते समय कहीं गिर गई होंगी। अम्मा तो बस बात का पतंगड़ बना देती है। उन्होंने अपनी अलमारी में सामान रखते हुए कहा, मैं घर जा रही हूँ, देखती हूँ। प्रवीण की अम्मी घर पहुंची तो देखा नानी का बुरा हाल है। चेहरा पीला और कमजोर नजर आ रहा है। उन्होंने कुछ पूछना चाहा, इससे पहले नानी शुरू हो गई। देख बेटी, जब मैंने ब्रश से दांत साफ किए तब मुंह में दांत मौजूद थे। नाश्ता किया तब भी थे। न होते तो मैं नाश्ता कैसे कर सकती थी। फिर इस प्रवीण ने मुझे केला थमा दिया कि लो नानी खाओ। अब तुम ही कहो, केला कोई दाने की तरह तो चुगा नहीं जाता। मैंने बड़े बड़े टुकड़े तोड़कर खा लिए। बस उसी के साथ दांत भी पेट में चले गए। प्रवीण की अम्मी को हंसी आ गई, खींच भी हुई। बोली, अम्मा, केला नरम होता है और दांत कड़क। भला चबाते समय ही पता न चल जाता आपको कि आप दांत खा रही हैं। लो तुम्हारी सुनो। भला केला भी कोई चबाकर खाने की चीज है? अरे बाप रे, ठहर, मैं अभी आई।
नानी भीतर चली गई। वापस आई तो प्रवीण की अम्मी ने पूछा, बात करते करते आप कहाँ चली गई थी? नानी आंखें चुराकर बोली, बेटी बात यह है कि मुझे ऑपरेशन के नाम से डर लगता है, इसलिए मैंने दस्त लाने वाली दवा बड़ी संख्या में खा ली है कि शायद इस तरह दांत पेट से बाहर आ जाए। प्रवीण की अम्मी ने सिर पीट लिया, कहा, अम्मा आप भी कमाल करती हैं, पहले मुझे दांत ढूंढ लेने दिए होते फिर दवा खाती। प्रवीण की अम्मी और प्रवीण ने मिलकर दांत ढूंढने शुरू किए। घर तथा आंगन एक एक करके कोना देख लिया पर दांत कहीं नहीं मिले। इसी बीच नानी ने पलंग पर लेटकर कहराना शुरू कर दिया, हाय पेट में दर्द होने लगा, अरे प्रवीण जा डॉक्टर को बुला ला। पर मैं कह देती हूँ ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, हाय ये मुँह दांत पेट में जो उधम न मचाए कम है, हाय हाय। प्रवीण की अम्मी आंगन में पेड़ों की जरूरत में दांत ढूंढ चुकी थी। अचानक नानी ने एक जोर की छींक मारी, हाय मैं मरी, मेरे पेट में दांत चुभ रहे हैं। उनकी चीख सुनकर प्रवीण की अम्मी तेजी से दौड़ी। उनकी साड़ी का पल्लू नींबू के पेड़ में अटक गया। उसे निकालने के लिए झटका दिया तो आश्चर्य, नानी के दांत पेड़ की टहनी से छिटक कर नीचे गिर पड़े। उन्होंने दांत पानी से धोए और लेकर नानी के पास पहुंची। अम्मा ये लीजिए आपके दांत, नींबू की टहनी में अटके हुए थे। अरे तो पेट में नहीं गए थे दांत? नानी उठकर बैठ गई, दांत अपने हाथ में लेकर कुछ सोचती रही, फिर बोली, अब याद आया, केला खाने के बाद मैंने कुल्ला करके पानी नींबू के पेड़ पर फेंका था, बस उसी वक्त ये दांत निकल गए होंगे। नानी ने बड़े इत्मीनान से दांत मुंह में लगाए और बोली, जरा सी बात थी, तुम लोगों ने हल्ला मचा दिया, जा बेटी तू स्कूल जा और प्रवीण बेटी पानदान तो लाना इधर। प्रवीण और प्रवीण की अम्मी आश्चर्य से उन्हें देखती रह गई। निखट्टू की जासूसी। क्या आपने महान जासूस निखट्टू का नाम सुना है? अरे जनाब कहाँ थे अब तक आप? खैर हम ही इनका परिचय आपसे कराई देते हैं। वैसे तो इनका नाम भूपेंद्र है, पर आलस करने के कारण पड़े निखट्टू नाम को ये अधिक पसंद करते हैं। अपने पड़ोसी शर्मीली लाल असफल जी से इन्होंने जासूसी की प्रेरणा प्राप्त की तथा गुरु मंत्र के रूप में प्राप्त की है। सन 1947 में निर्मित दूरबीन, जिसका एक लेंस गायब है, हथियार के नाम पर इनके पास एक खूबसूरत खिलौना पिस्तौल तथा एक जंग लगा सब्जी काटने वाला पुराना चाकू है, जो निखट्टू जी ने हाल ही में नत्थू कबाड़ी से 10 रुपए में खरीदा है। पिछले कुछ दिनों से निखट्टू साहब कोई केस न मिल पाने की वजह से काफी परेशान थे, किंतु आज उनके गुरु शर्मील लाल ने उन्हें अखबार में छपा एक ऐसा समाचार पढ़ाया जिससे निखट्टू साहब की केस न मिल पाने की समस्या का समाधान हो गया। उस समाचार में खान पान की वस्तुओं में सोना तथा हीरे छिपाकर तस्करी कर जाने के बारे में लिखा हुआ था। निखट्टू भाई ने गर्मजोशी के साथ शर्मील लाल जी से हाथ मिलाया और फौरन अपने हाउस कम ऑफिस में आ गए। जेब में अपनी पिस्तौल तथा चाकू ठूंसा, फिर क्रिकेट कैप रखी, फिर गले में अपनी कानी दूरबीन लटका कर वे पहुंच गए एक चौराहे पर। वहीं एक रेलिंग के पास खड़े होकर निखट्टू जी दूरबीन अपनी आंखों पर लगा इधर उधर अपनी जासूसी नजरें फेंकने लगे। तभी उनकी दृष्टि पड़ी सब्जी बेचने वाले शीरू पर। शीरू के पास एक आदमी आ खड़ा हुआ था। उसने अपने थैले में से एक लौकी निकालकर शीरू को दी। शीरू ने वो लौकी अपनी रेहड़ी में रख उसे एक अन्य लौकी थाम दी, जिसे थैले में डालकर आदमी वहां से चला गया। अब निखट्टू जी की पैनी बुद्धि ने सोचा, अब ये क्या? इस शीरू ने उस आदमी से लौकी ली और उसे अपनी तरफ से एक लौकी दी, जरूर कोई गड़बड़ है। उस लौकी में अवश्य तस्करी का सामान छिपा है। सोचते हुए निखट्टू साहब शान से चलते हुए शीरू के पास पहुंचे। शीरू भाई, ये लौकी कैसे दिए? उन्होंने उस लौकी की तरफ इशारा किया जिस पर उन्हें संदेह था। भाई निखट्टू, इस लौकी का तुम क्या करोगे? ये तो सड़ी गली है, अभी अभी एक आदमी इसे वापस। चुप, मुझे यही लौकी चाहिए, कितने पैसे दूं? निखट्टू साहब ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाल चीखते हुए कहा, आप फ्री में ले जाइए। शीरू घबरा कर बोला। निखट्टू साहब ने सावधानी से उस लौकी को उठाया तथा जाते हुए शीरू ने से कहा, मिस्टर शीरू, कहीं भागने की कोशिश मत करना, वरना पड़ेगा तुम्हें जेल में सड़ना। और शीरू को हक्का बक्का छोड़ जासूस महोदय सीधे अपने पड़ोसी हवलदार डंडा सिंह के घर पहुंचे और बोले, देखो भाई, अब हमें गोल्ड मेडल दिलवाना तुम्हारा काम है, पर किस लिए? हमने आज तस्करी का माल पकड़ा है। उन्होंने लौकी को अभिमान पूर्वक डंडा सिंह को दिखाते हुए कहा। अच्छा, जरा दिखाओ तो मुझे, डंडा सिंह ने उत्सुकता के साथ कहा। एक मिनट, कहते हुए निखट्टू महाशय ने डंडा सिंह के घर का दरवाजा तथा दोनों खिड़कियां बंद कर दी, पर वे
चूहों के उस बिल का द्वार बंद करना भूल गए जिसमें से एक चूहा टुकुर उन्हें देख रहा था। खैर, खिड़कियां और दरवाजा बंद करने के बाद उन्होंने डंडा सिंह के समीप चारपाई पर बैठ अपने जंगीले चाकू का एक सदाबार उस लौकी के बीचों बीच किया। लौकी 2 टुकड़ों में बट गई। उन्होंने गर्व से आंखें मूंद दोनों टुकड़े डंडा सिंह के सामने रख दिए। डंडा सिंह ने उत्सुकता से उसमें झांका, पर अगले ही क्षण मारे घिन के अपना मुंह फेर लिया, क्योंकि उन टुकड़ों के अंदर कई कीड़े बिलबिला रहे थे। मिल गए हीरे। किंतु जब डंडा सिंह की तरफ से उन्हें कोई प्रतिक्रिया न मिली, तब उन्होंने अपनी दूरबीन से उन टुकड़ों में झांका। दूरबीन के कारण वे रेंगते कीड़े उन्हें सांप दिखाई दिए और आए के छत फाड़ चीख मारते हुए उन्होंने दोनों टुकड़े दूर फेंक दिए और स्वयं खटिया पर लुढ़क गए। अब इसे डंडा सिंह की खुशकिस्मती समझिए कि लौकी में छिपे हुए हीरे नीचे फर्श पर न गिरे, सीधे कचरादान में गिरे। जब डंडा सिंह ने निकट्टू साहब की तरफ नजर उठाई तो पाया कि वे उनकी खाट पर बेसुदा पड़े हैं और उनकी 47 मॉडल की दूरबीन अपना दूसरा लेंस गवाए अंधी बनी जमीन चूम रही है। प्रसादी लाल की तरकीब। सांवला रंग, नाटा कद, रौबदार चेहरे पर घनी मूछें और गंजी चांद वाले प्रसादी लाल जी को कौन नहीं जानता। जब वे पान खाकर सुपारी चुभलते हुए घर से निकलते हैं तो उन्हें सलाम करने वालों की जैसे झड़ी लग जाती है। वे लोगों की सलामी का उत्तर मुंह से न देकर जरा सा मुस्कुराते हुए अपनी गंजी चांद मटका कर आगे बढ़ चले जाते हैं। प्रसादी लाल जी को फिजूल खर्ची बिल्कुल ही पसंद नहीं है। वे अपना पैसा बहुत ही सोच समझकर खर्च करते हैं। इस कारण लोग उन्हें कंजूस, मक्खी चूस भी कहा करते हैं। इस बार की होली पर प्रसादी लाल जी के 5 गहरे दोस्त गुरामल, खैरतीलाल, मटकामल, गोबर गणेश और फोकटमल ने उनके यहाँ दावत खाने की इच्छा जाहिर की। प्रसादी लाल जी मन ही मन इस बेवजह की फिजूल खर्ची को सोचकर पहले तो घबराए, पर धूम धड़ाके वाले खुशियों के त्योहार होली के दिन अपने दोस्तों के आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें अपने यहाँ दावत खाने के लिए खुशी से उन्हें आमंत्रित किया। उनके दोस्त ठाके लगाते हुए अपने घर चले गए। सभी ये सोचकर खुश थे कि होली के दिन अपने कंजूस मक्खी चूस दोस्त प्रसादी लाल के यहाँ दावत खाकर उसे कुछ रुपयों का चूना तो लगा ही देंगे। अपने दोस्तों के जाने के बाद प्रसादी लाल जी दावत पर होने वाले खर्च का हिसाब लगाएं तो उनका दिल ही बैठ गया। इस कमरतोड़ महंगाई में जहां हर चीजों के भाव आसमान छू रहे हैं, वहीं वाहवाही लूटने के लिए दोस्तों को दावत खिलाकर तो वे ऐसे चारों खाने चित होंगे कि फिर उठकर खड़े होने में पूरा साल लग जाएगा। वे स्वयं को कोसते हुए मन ही मन बोले, ये फिजूल खर्च मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। चूल्हे भाड़ में जाएं उनके दोस्त और दावत। प्रसादी लाल जी देर तक सोचते रहे। इस दावत से छुटकारा पाने का कोई चारा ही नहीं था। जैसे जैसे होली का त्योहार नजदीक आता जा रहा था, उनका दिल घबरा रहा था। मन तो करता कि वे अपने घर में ताला लगाकर बीवी बच्चों समेत किसी रिश्तेदारी में चले जाएं, पर सवाल बहुत ही टेढ़ा था। आखिर अपनी इज्जत का भी तो ख्याल करना था। ऐसा करके तो वे अपने दोस्तों के सामने अपनी शक्ल भी नहीं दिखा पाएंगे। वे मन ही मन सोचते, क्या दावत खिलाने का कोई ऐसा उपाय नहीं है कि उनका पैसा भी खर्च न हो और दोस्तों की मजेदार दावत भी हो जाए। काश उन्हें कोई जादुई छड़ी मिल जाती और उससे ढेर सारे स्वादिष्ट व्यंजन तैयार हो जाते। प्रसादी लाल जी ये सब सोच ही रहे थे कि सहसा उन्हें एक आइडिया आ गया। बिना कुछ खर्च किए अपने दोस्तों को मजेदार दावत खिलाने के लिए वे मारे खुशी के जैसे उछल पड़े। अपने बाजुओं पर ताल ठोकते हुए बोले, 1 चवन्नी नहीं खर्च करूंगा और दावत भी होगी शानदार। वाह, मेरी बुद्धि का भी जवाब नहीं। होली से एक दिन पहले प्रसादी लाल जी अपनी योजना के अनुसार पहले अपने दोस्त गोबर गणेश के घर पहुंचे। वे अपने दोस्त को अगले दिन की दावत का ख्याल कराते हुए कुछ बातें करते रहे। फिर बोले, यार गोबर गणेश, एक बार तुम्हारी पत्नी के हाथों मैंने ऐसी कुरमुरी कचौड़ी खाई थी कि बस पूछो मत। वैसी कचौड़ी मुझे आज तक कहीं नहीं मिली खाने को। मैं सोच रहा हूँ अन्य सारे आइटम का तो अच्छा प्रबंध हो ही गया है, तुम अपनी पत्नी के हाथों वैसी ही कुरमुरी कचौड़ियां बनवा कर लेते आओ तो दावत में 4 चांद लग जाएं। गोबर गणेश जी,
अपनी पत्नी की प्रशंसा सुनकर तो जैसे फूले नहीं समाये। वे खुश होकर बोले, ओह, जब और सब आइटम को तुमने अच्छा खासा प्रबंध कर लिया है तो कुरमुरी कचौड़ी का फिक्र क्यों करते हो? मैं दावत से 1 घंटे पहले पत्नी के हाथों कुरमुरी कचौड़ियां बनवाकर हाजिर हो जाऊंगा। प्रसादी लाल का तीर निशाने पर लगा था। ये मन ही मन खुश होते हुए गोबर गणेश से विदा लेकर चले आए। फिर प्रसादी लाल जी अपने दोस्त घूरा लाल के घर गए और उस पर भी वही तीर छोड़ा। अपनी पत्नी की प्रशंसा सुनकर वो दावत के लिए जायकेदार खीर लाने के लिए तैयार हो गया। इस प्रकार प्रसादी लाल ने उस दिन अपनी योजना अनुसार खैराती लाल को रायते के लिए, मटकमल को चटनी के लिए और फोकटमल को मीठी मीठी गुजिया लाने के लिए राजी कर लिया। होली के दिन प्रसादी लाल जी अपने दोस्तों के लिए मुफ्त की दावत देकर चौकी पर पालती मारकर बैठे हुए मूछें अड़ते मन ही मन बहुत खुश थे। आखिर उन्होंने अपनी तरकीब से दावत पर हुए फिजूल खर्ची से छुटकारा जो पा लिया था। दावत के दिन ठीक समय से 1 घंटा पहले उनके दोस्त अपना अपना खाने का सामान तैयार करवाकर पधारने लग गए। एक एक कर सभी दोस्त आ गए। कोई कुरमुरी कचौड़ी लाया था तो कोई जायकेदार खीर तो कोई स्वादिष्ट रायता, चटनी और मीठी गुजिया। सभी दोस्त खाने की मेज पर अपने ही लाए व्यंजनों को देख प्रसादी लाल को कोसते हुए मन ही मन ये सोच पानी पानी हुए जा रहे थे कि ये प्रसादी लाल तो बड़ा ही चालाक निकला। दावत का पूरा खर्च ही बचा लिया। सारे दोस्त एक दूसरे को पैनी निगाहों से घूरते हुए लज्जित भी हो रहे थे और मन ही मन अपनी हंसी भी नहीं रोक पा रहे थे। तभी प्रसादी लाल जी सबके मौन को तोड़ते हुए बोल पड़े, हाँ तो दोस्तों, अब दावत खानी शुरू की जाए। ये रही मेरी ओर से चिकनी चिकनी प्लेटें। ये कहते हुए प्रसादी लाल जी ने सबके सामने प्लेट सजाते हुए सभी व्यंजनों को परोस दिया। अब सभी दोस्त दावत तो खा ही रहे थे, साथ ही ठाके भी लगा रहे थे। आखिर उनके कंजूस मक्खी चूस दोस्त प्रसादी लाल ने अपनी तरकीब से उनके मंसूबों पर पानी जो फेर दिया था। परिश्रम का फल। किसी गांव में भैरोमल नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही आलसी और कामचोर था। वो खेतीबाड़ी का सारा काम नौकर और मजदूरों पर छोड़कर घर पर आराम से सोता था। भैरोमल न तो कभी खेतों पर जाकर देखता और न ही कभी अपने बाग बगीचे की देखभाल करता था। भैरोमल की लापरवाही का यही परिणाम निकला कि नौकर और मजदूर अपनी इच्छा से काम करने लगे। वे थोड़ी देर खेतों में काम करते और फिर गप्पे मारने में लग जाते या फिर घर लौट जाते। अब भैरोमल की खेत न तो समय पर बोए जाते और न ही समय पर खाद पड़ती। खेतों में बीज भी घटिया किस्म का डाला जाने लगा, जिसका नतीजा ये निकला कि भैरोमल के खेतों की उपज घट गई और उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। रामप्रसाद नाम का दूसरा किसान बहुत ही परिश्रमी था। उसके पास अपने खेत भी नहीं थे। वो भैरोमल के ही कुछ खेत लेकर उन पर खेती करता था। वो मजदूरों को अपने साथ खेत पर ले जाता और अपने सामने सिंचाई और खेतों को जोतने बोने का काम करता। समय पर अच्छी खाद डालता। रामप्रसाद के साथ साथ उसके परिवार के लोग भी खेतों पर सुबह से शाम तक काम करते। रामप्रसाद के खेतों में उपज भी अच्छी होती थी। लगान आदि का खर्च निकालकर भी वो बहुत सारा अनाज बचा लेता था। इस प्रकार अपने परिश्रम से वो अमीर बनता चला गया। अपने आलसी स्वभाव के कारण भैरोमल गरीब हो गया और महाजन का बहुत सारा कर्ज भी चढ़ गया। अब भैरोमल को अपने खेत बेचने की जरूरत महसूस हुई। जब रामप्रसाद को इस बात का पता चला तो वो भैरोमल के पास आकर बोला, यदि आप अपने खेत बेचना चाहते हैं तो कृपया मुझे दे दीजिए, मैं तुम्हारे खेतों की पूरी कीमत दूंगा। रामप्रसाद की बातें सुनकर भैरोमल को बहुत आश्चर्य हुआ। वो रामप्रसाद से बोला, इतने सारे खेत होने पर भी मैं महाजन का ऋणी हो गया और तुम मेरे थोड़े से खेतों पर काम करते हो। लगान आदि का खर्च निकालकर तुम अपने परिवार का पालन करते हो। फिर तुम्हारे पास मेरे खेतों को खरीदने के लिए रुपए कहां से आए? रामप्रसाद ने भैरोमल को समझाते हुए कहा, मैंने रुपए
खेतों की उपज से बचाकर ही इकट्ठा किए हैं। भला मुझे रुपए कौन देगा? हाँ, आपकी खेती कराने और मेरी खेती करने के तरीके में बहुत अंतर है। आप नौकर और मजदूरों से काम कराने के लिए जाओ जाओ कहते रहते हो। इसी कारण से आपकी सारी धन दौलत समाप्त हो गई और खेतों को बेचने की नौबत आ गई। मैं मजदूर तथा नौकरों से पहले काम करने को तैयार होकर उनसे काम कराने के लिए आओ आओ कहता हूं। इसी कारण मैं अमीर बन गया और मेरी संपत्ति बढ़ती चली गई। परिश्रमी लोगों की संपत्ति बढ़ती है और आलसी लोगों की संपत्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए मनुष्य को अपना काम स्वयं करना चाहिए।